अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? Your beauty, your brain, your mindset, your confidence, your entire personality. All these things combined together makes you a winner. इसके लिए माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए? Winner's mindset होना चाहिए. किस तरीके का mindset कि irrespective of what, I will do my best. Manifestations और affirmations से काम नहीं होता. You need to work for it. उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस भी होने चाहिए. घर वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं जब, तो ऐसे में हम घर वालों को कन्विंस कैसे कर सकते हैं? देखिए, डिफिकल्ट टास्क है. It depends on all my cello friends, please don't hate me for that, but till the age of 45 I didn't go for any facials. अब अगर किसी को पेजेंट में जाना है और अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो कैसे इम्प्रूव कर सकता है? Not compulsory कि आपको इंग्लिश में बोलना है. पेजेंट में सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? Today is the era of social media. तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सो फाइनली अगर आप पेजेंट को क्रैक कर लेते हैं, आप क्राउन और मेडल जीत लेते हैं, उसके बाद आपके करियर में क्या चेंजेस आते हैं? you get a lot of fame, name, there are n number of career opportunities. तो वहाँ आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. इस इंडस्ट्री का डार्क साइड क्या है? क्या सच में जैसे एक फैशन मूवी आई थी और उसमें सब चीजें दिखाई गई थी, क्या सच में वो रियल लाइफ में भी होती है? Yes. हेलो मैम, कैसी हैं आप और क्या अच्छा चल रहा है? मैं बहुत अच्छी हूँ शालीन जी, थैंक यू सो मच. एंड बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, स्पेशली आफ्टर विनिंग द कॉन्टेस्ट ऑफ मिसेस इंडिया. बहुत सारी नई चीज़ें भी चल रही हैं. अपार्ट Okay. फ्रॉम माई सेशंस, लॉट ऑफ इवेंट्स, फोटोशूट्स, पॉडकास्ट लाइक दीज. टाइम तो मिल ही नहीं पाता होगा आपको. वेरी ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट Right. हो जाता है मैनेज करना, बट येस, एंजॉइंग लाइफ. ओके, टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता है. Okay. इट्स मोर देन दैट, इट्स बियॉन्ड दैट. ओके, बिकॉज इसको कहा जाता है पैजेंट. बट जनरली एज अ लेमन लैंग्वेज Yes. लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होता. लोगों को हाँ. लगता है कि अच्छा एक कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही है Right. जिसमें हमको एक पार्टिसिपेट करना है. हाँ. ओके, देखिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या होगा, उसमें सिर्फ आपकी ब्यूटी का के लेकर आप कॉन्टेस्ट करेंगे, आपकी Okay. ब्यूटी मायने तो करेगी. ये डिफरेंट कैसे होता ये है? डिफरेंट ऐसे है कि इसमें आपको आकर के अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, ओके, क्वेश्चन आंसर राउंड फेस करने होते हैं. तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का टेस्ट है. ओके, तो मुझे क्या ऐसा बोलना चाहिए कि इसमें आपका ब्यूटी प्लस ब्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है? इज इट लाइक दैट? एब्सोल्युटली. ओके, योर ब्यूटी, योर ब्रेन, योर माइंडसेट, योर कॉन्फिडेंस, योर एंटायर पर्सनालिटी. ओके, बिकॉज देखिए, एक बार जब आप रेडी होकर आते हैं तो आप बहुत सुंदर लगते हैं. सबने Right. मेकअप किया होता है, सबके ग्लैमरस कपड़े होते हैं. राइट, बट वंस यू वॉक, योर स्टेज प्रेजेंस, द वे यू टॉक, आप अपना Exactly. इंट्रोडक्शन देते हैं, Right. अपने बारे में बताते हैं, राइट, जब आपके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप किस तरह से उनका आंसर देते हैं, ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर मेक्स यू अ विनर. सो Okay. दैट्स व्हाई इट्स बियॉन्ड दैट. ओके, अगर पेजेंट में अगर किसी को जाना है, राइट, वहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उसके क्या लेवल्स होते हैं? क्या उसको अपनी सिटी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए या स्टेट लेवल से डायरेक्ट जा सकता है या फिर नेशनल लेवल पर डायरेक्ट जा सकता है? इसके क्या कुछ क्राइटेरियाज होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑडिशंस होते हैं आपके. अगर आपको Okay. किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, Okay. सो सोशल मीडिया के थ्रू या आपको नेशनल न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चलता है कि इस तरीके का कोई कॉन्टेस्ट होने वाला है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज ऑडिशंस. ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ये कॉलेज लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं. ओके, बट येस, अगर आपने कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं. आप सिटी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं. आपने सिटी लेवल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप डायरेक्ट स्टेट में भी जा सकते हैं. बट जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक करेंगे? दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस, उनके यूट्यूब चैनल और उनके वेबसाइट से. ओके, देखिए, इंस्टाग्राम का चैनल बनाना, पेज बनाना बहुत बहुत ईजी है. इजी है, राइट, उसमें ढेर सारे फॉलोअर्स भी शो करना बहुत ईजी है, ढेर सारे फेक रील्स और कॉन्टेस्टेंट्स भी शेयर करना बहुत ईजी है. राइट, बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब चैनल, आप ये देखिए सबसे पहले कि वो कितना पुराना कॉन्टेस्ट है, ओके. उसमें आज तक कितने और सीजन्स हो चुके हैं. तो आपके हिसाब से कितना पुराना होना चाहिए जनरली? एटलीस्ट 2 years पुराना तो हो.
मिनिमम 2 इयर्स पुराना हो। देखिए ओके। कई बार नया भी स्टार्ट अगर होता है 1 ईयर पुराना भी है तो लास्ट ईयर का उनका आप शो देखिए, यूट्यूब पे जाके देखिए उनकी वेबसाइट है कि नहीं, कितनी प्रोफेशनली वेबसाइट बनी हुई है कि नहीं। ओके। बिकॉज वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसमें बहुत पैसा लगता है, एफर्ट लगता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सीरियस होगा, ऑथेंटिक होगा, तभी वो इतना स्पेंड करेंगे। तो उसका वैसा कोई क्राइटेरिया भी होता है क्या कि किसने कितने पार्टिसिपेशंस लिए इस प्रोग्राम में? ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी होता है क्या? देखिए कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट। उनकी किस तरह की स्टेज प्रेजेंस थी, हम्म। राइट, उनके हम्म। बारे में क्या नेशनल न्यूज़पेपर्स पे या लोकल न्यूज़पेपर्स में कवरेज आया था, हम्म। या उनके जो विनर्स हैं वो आज राइट। क्या कर रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली। विनर्स की प्रोफाइल को जाके आप चेक कर सकते हैं, उनसे राइट। डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। बट जो बेसिक क्राइटेरिया है, यू नीड टू चेक देयर यूट्यूब चैनल, ओके। उनके प्रीवियस शो किस लेवल पे हुए, ग्रैंड्योर क्या था उनका, कहाँ ऑर्गेनाइज हुए, किसी अच्छे होटल में ऑर्गेनाइज हुए, उसमें कौन कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे, कौन कौन से राउंड हुए। ओके। यस, ओके। हाँ, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उस राउंड में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, किस लेवल की ड्रेसेस पहनी हुई थी कंटेस्टेंट्स ने, और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट उनकी वेबसाइट पे कितने प्रोफेशनली तरीके से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट उनकी विनर्स आज क्या कर कर रही रहे हैं। हैं। राइट। सो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो आप देख करके पता कर सकते हैं। प्लस आप ऑर्गेनाइजर्स से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ओके। आप जब भी अप्रोच करते हैं, आप फील करते हैं कि आपको जाना है इसमें, तो यू कैन डिस्कस विद द ऑर्गेनाइजर्स। जब आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए ओके। कि आपके कौन कौन से विनर्स रहे, वो अभी क्या कर रहे हैं, कब ऑर्गेनाइज होता है, इसमें आप क्या क्या हमें डिलीवरेबल्स देते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। आप जब बात करेंगे तो भी उनकी मेच्योरिटी लेवल से, उनकी सीरियसनेस लेवल से आपको समझ में आएगा। तो ये एक होमवर्क तो करना ही चाहिए। ओके। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है हम्म। तो बहुत बेसिक लेवल पे उसको कुछ प्रिपरेशंस करनी चाहिए क्या देखिए ऑडिशन से पहले? यस, देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। ओके। पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऑडिशंस के लिए भी एटलीस्ट उनको ये प्रिपेयर करना चाहिए कि वो अपने बारे में क्या बताएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके की पर्सन हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जाकर के लोग ऐसी बातें बताने लग जाते हैं पर्सनल जो रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जैक्टली। सो बहुत सधे शब्दों में, कंसाइज तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है कि आप अपने बारे में कैसे बताएंगे। आप एक बेसिक वॉक आपको करते हुए आनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपके अंदर बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होगी फर्स्ट ऑडिशंस को लेके, बट एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए। राइट। आप ये भी प्रिपेयर करें कि आप पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी ऑडिशन में पूछा जाता है कि आप Okay. अपने एक प्रोफेशन में हैं, फिर आप इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में या पैजेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आपका आंसर रेडी होना चाहिए। आपकी अगर कुछ हॉबी है, आपके अंदर एक टैलेंट है, तो उसको प्रिपेयर कर लें। 2 मिनट्स के लिए वो उनसे आपसे कहा जाता है कि उसको बताने के बताइए। लिए। यस, तो ये एक बेसिक प्रिपरेशन, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, आपको कैसे तैयार होना है, बेसिक सेंस ऑफ ड्रेसिंग एंड राइट। गेटिंग रेडी, वो Right. आपको एटलीस्ट आना चाहिए। ओके। बट जनरली लोगों को ये इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, तो ऐसी कोई जगह है या ऐसी कोई एजेंसी है या ऐसे कोई मेंटर्स हैं जो इस बारे में गाइड करते हैं कि प्री स्क्रीनिंग आपको क्या करना चाहिए? देखिए दिस इंडस्ट्री इज ग्रूमिंग ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। ओके। तो मेंटर्स और ग्रूमर्स भी हैं। आप इजीली पता कर सकते हैं कि इस फील्ड में कौन कौन से मेंटर्स हैं जो ऑलरेडी विनर्स हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन दे रहे हैं, इसकी तैयारी करवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं। उनसे यू कैन गेट इन टच विद देम। आप Okay. उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे Okay. कि ऑडिशंस में आपको कैसे रेडी होके जाना है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ आ सकते हैं। राइट। राइट, तो वो आपको बहुत इजीली प्रिपेयर करा देते हैं। ओके। वो आपको एक लेवल ऑफ मोटिवेशन भी देते हैं, गाइडेंस और डायरेक्शन तो देते ही हैं, बट एक सेंस ऑफ मोटिवेशन प्लस आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आपको किस तरह से आगे वहां जाना चाहिए। ओके। हम सिलेक्शन तक तो हम चले गए, राइट, और जब हमारा सिलेक्शन हो गया उसके बाद क्या? उसके बाद ढेर सारी तैयारी। ओके। जैसा कि मैंने आपको कहा, इट्स बियॉन्ड ब्यूटी। ओके। आपको अपनी स्किन की, अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही चाहिए, बट यस आपको मेंटल लेवल पे, आपके इमोशनल लेवल पे, बियॉन्ड फिजिकल लेवल, आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। तो आपने बोला मेंटल लेवल पे, तो इसके लिए माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए? आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग और स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद अकेले होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपना इंट्रोडक्शन, अपनी हॉबी, अपना टैलेंट, अपने हेल्थ के बारे में, स्किन के बारे में, तब तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जैसे और 40-50 कंटेस्टेंट्स वहाँ पर हैं,
और वो भी उतने ही सुंदर, उतने ही टैलेंटेड हैं, तो फिर वहाँ आपको एक सेल्फ डाउट आने लगता है। आप राइट। लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। आपको ये बात बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए दैट येस आई एम एबल टू डू इट। मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो दूसरों में नहीं हैं। आई राइट। एम यूनिक, आई एम डिफरेंट। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना आपको आना चाहिए। ये स्ट्रांग माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। एक विनर्स माइंडसेट होना चाहिए। किस तरीके का माइंडसेट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई विल डू माय बेस्ट। एग्जैक्टली। कोई और क्या कर रहा है उसको देख कर के मैं डिस्टर्ब ना हूँ, मेरे अंदर सेल्फ डाउट ना आए, मेरे अंदर एंजाइटी ना हो, या एटलीस्ट ये वाली फीलिंग नहीं हो कि ओ माय गॉड अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं राइट। मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। या आपने वहाँ पे गिव अप ही कर दिया। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, या आप वहाँ कोई स्टेजेस हो रही हैं, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रैंप वॉक में आप थक गए हो और सडनली आपको लगा कि ओ माय गॉड अब तो मैं नहीं कर सकती। तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड होना चाहिए। ओके। एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है तो ये डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। राइट। इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप पिछले विनर्स की जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे विनर्स हुई हैं उनके आंसर्स सुनिए, उनकी जर्नी सुनिए, उन्होंने किस तरह से फेस किया। राइट। प्लस आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि येस आई वांट टू डू समथिंग, राइट। आई वांट टू अचीव समथिंग। जब Okay. आपके अंदर ये फीलिंग्स होंगी, आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनेगा, तो आप डेफिनेटली इसमें आगे जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कुछ Okay. भी वहाँ पर हो रहा है, सपोज आपको आपकी ड्रेस जो है वो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ड्रेस के ऊपर मार्क्स नहीं होते हैं। द वे यू कैरी दैट ड्रेस, उस पर मार्क्स होते हैं। Okay. सो आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, वो आपको इनकलकेट करना आना चाहिए कि अगर आसपास कुछ भी सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसमें आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो Okay. आपकी फॉल्ट फाइंडिंग की जगह एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। ओके। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प। अगर मैं माइंडसेट के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है दिस जर्नी इज लाइक अ मैराथन, राइट? आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यस, तो उसके लिए क्या हमको कोई मिरर टेक्निक, कोई वाटर टेक्निक, स्विच वर्ड्स, ऐसी चीज़ें भी कुछ यूज़ करनी चाहिए? देखिए ये सबका कॉम्बिनेशन है। ओके। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, आप मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हैं, तो देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मैनिफेस्ट। ओके। I will give you my example. I was the winner of Mrs. Central India 2023 राइट। and I was invited at various platforms और वहाँ अनाउंस होता था कि लेट्स वेलकम मनीषा आनंद मिसेस सेंट्रल इंडिया 2023। और उस समय मैं प्रिपेयर कर रही थी मिसेस इंडिया 2024 के लिए, और वहाँ बैठ कर के लिटरली मैं हर बार ये दोहराती थी दैट यू नो पीपल आर कॉलिंग मी, लेट्स वेलकम मनीषा आनंद मिसेस इंडिया 2024। सो दिस थिंग वर्क्स, इट वर्क फॉर मी एंड आई हैव सेवरल एग्जाम्पल्स। सो येस, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड येस, इस प्रोसेस में अगर आप रेकी हीलिंग में हैं, अगर आप एनर्जीज में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, सो जब आप भी बैठते हैं मेडिटेशन में तो उस समय आप विजुलाइज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन। एंड देन नेक्स्ट इज विजुलाइजेशन, कि आप Okay. विजुलाइज कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी विन कर चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी वन द कॉन्टेस्ट राइट। एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू नीड टू फील इट। एंड इसके लिए आप एफर्मेशंस भी ले सकते हैं। राइट। मैं अफर्मेशंस पे ही आने वाला था। राइट। तो हमको अफर्मेशंस जो हमारा मॉर्निंग में पूरा की पूरा एक बंडल होता है, ये पूरा की पूरा हमको रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। इज इट लाइक दैट? देखिए एफर्मेशंस इज नॉट ओनली अबाउट मॉर्निंग। ओके। मॉर्निंग येस इट्स बेटर। जैसे ही आप सो के उठते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इट्स वर्क्स लाइक अ स्पॉन्ज, एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी होता है। तो आप उस वक्त अगर एफर्मेशंस करते हैं फॉलोड बाय विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन, इट वर्क्स रियली फास्ट। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड बेड टाइम रूटीन ऑल्सो। ओके। सोने के समय, जिस समय आप सोने जा रहे होते हैं, आपका जैसे ही आप सोते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव Active होता होता है, है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। तो उस समय आप जो भी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लेके सोते हैं, वो पूरी रात नींद में आपके सबकॉन्शियस में होता है। तो आप किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए जाएं, वेदर आपने जैसे कहा मैराथन, अगर आप किसी और भी पर्टिकुलर रेस के लिए जा रहे हैं, ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, एथलीट्स के लिए जा रहे हैं, किसी भी बड़े कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट एंड दैट बिगिंस फ्रॉम बिलीविंग इन योर सेल्फ। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपको लगता है हाँ सब कुछ हो जाएगा। तो मैं एक बार है ना शॉर्ट में बहुत पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई भी पैजेंट में जाना चाहता है तो उसको अपने माइंडसेट के लिए जो चीज़ें आपने बताई उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो सके और वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके अपनी लाइफ में? तो आप क्या पूरा एक प्रोसेस आप बता सकती हैं? श्योर।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोज एफर्मेशन करें। जब वो एफर्मेशन करें वो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। ओके, आई विल बी द विनर नहीं, आई एम द विनर बिकॉज ओके, आई डिजर्व इट। ओके, यू नीड टू फील दैट। हम्म, सेकेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। हम्म, कुछ भी आप नया और कुछ बड़ा करने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। जब भी आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी ओके, आपके पास है उसके लिए आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। ओके, देन यू विजुलाइज। आप विजुलाइज कीजिए कि यस आप एक विनर बन चुके हैं। हम्म, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट का करने का मतलब होता है कि आपने ऑलरेडी उसको क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली, जो भी आप चाह रहे हैं अपने फ्यूचर में, आपने उसको ऑलरेडी सामने उसकी एक मूवी हमको इस देख तरह ली, से विजुलाइज करना है कि हमारा नाम स्टेज पे कॉल आउट हो रहा है, राइट? राइट? और हम एज अ विनर हैं वहाँ पे, हम क्राउन पहने हुए हैं। इज इट लाइक दैट? हमको इस तरह से विजुलाइज करना चाहिए। बिल्कुल विजुलाइज कीजिए एंड उसको बहुत हैप्पी होके फील करके कीजिए। ओके, उसमें सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम्म, आप रेगुलर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिलीव कीजिए कि यस जो भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ, देखिए खाली मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशन से काम नहीं होता। यू नीड टू वर्क फॉर इट। उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस भी होने चाहिए, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तैयारी कर रही हूँ तो आई डेफिनेटली बी द विनर। आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में बोला कि हमको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है? क्यों इंपॉर्टेंट होता है ग्रैटिट्यूड? देखिए ग्रैटिट्यूड मतलब होता है कि जो भी आपके पास है आप उसके लिए थैंकफुल हैं, आप उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि आपके पास वो चीज़ें हैं। दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ अबंडेंस इन यू, कि आपके पास वो चीज़ें हैं। ओके, आपके अंदर लैक की फीलिंग नहीं आएगी। राइट, सपोज आपको ये लग रहा है कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है, जस्ट फॉर टुडे। जैसे मैं एक फ्रीलांस ट्रेनर हूँ तो आज मेरे पास सेशन नहीं है, बट आई एम थैंकफुल फॉर माई यस्टरडेज सेशन। आई एम सो थैंकफुल फॉर माई टुमारोज सेशन। आई एम राइट, थैंकफुल फॉर ऑल द सेशंस आई हैव टेकन। सो वो एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस रहेगी, फीलिंग ऑफ लैक नहीं एग्जैक्टली। रहेगा। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको दे रहा है बट आप उसको थैंक्स नहीं बोल रहे हो। इन अ वे अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए थैंकफुल नहीं हो तो मैं आपको आगे क्यों दूंगा? इज इट लाइक दैट? इट इज़ लाइक दैट। एंड वन मोर थिंग, आप जितना थैंक्स करते हैं, आप उतना हैप्पी होके थैंक्स करते हैं, राइट, ये फीलिंग, ये वाइब्रेशंस आपके आसपास क्रिएट होती है ऑरा में। ओके, सो दैट कम्स टू यू। आप जितना ज़्यादा थैंकफुल होते हैं उतनी और चीज़ें आपके पास आती हैं। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ विथ वेरियस एग्जाम्पल्स। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है कि यस आई हैव दिस एग्जैक्टली, थिंग, और वो चीज़ आगे फिर और मटेरियलाइज होती है। ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, और मैं ये सब कितना डीप में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी पेजेंट के लिए तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे देने वाली है। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैंने जो अक्सर देखा है लोगों के साथ, वो मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं और अपने सबकॉन्शियस को ये सारी चीज़ें बताना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका कॉन्शियस माइंड आ जाता है और कॉन्शियस माइंड आके बोलता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब उसको कॉन्शियस माइंड को शांत कैसे कराएं? राइट। देखिए कॉन्शियस माइंड शांत कब हो जाता है, जब आप सोते हो। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड कि देयर हैज टू बी अ बेड टाइम रूटीन। ओके, आप एक काम और कर सकते हो, स्टार्ट राइटिंग योर एफर्मेशंस। जब ओके, आप लिखने लगते हो, जैसे छोटे बच्चों को भी बोलते हैं ना कि लिख लिख के याद करो, या राइट, आपने लिख लिया, तो एग्जैक्टली, जब आप लिखते हैं तो आपके मेमोरी में और डीपली इम्प्रिंट होता जाता है। तो राइट, जो भी आप बोल रहे हैं उसको लिखिए। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, गोल्स डेली लिखिए, उसको बार बार दोहराइए। आपके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ कैसे बैठती है, दो तरीकों से। एक, या आपने कोई उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस किया है, एंड सेकेंड इज रिपीटेशन। बचपन एग्जैक्टली, से छोटे बच्चों को ABCD या आपके जो टेबल्स हैं कितनी बार रिपीट लिखवाते कराए हैं, जाते हैं। एग्जैक्टली, अगर आप नींद में भी उठा के छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो स्टार्ट कर देगा अपना नाम, अपने एग्जैक्टली, पापा का नाम, राइट, अपनी सिटी। राइट, वाई? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। तो जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड बार बार जब दोहराता है तो सबकॉन्शियस में वो चीज़ रजिस्टर होती जाती है, एंड इट ओके, वर्क्स फॉर एवरीथिंग। ओके। तो जो हमको लिखना है, ये हमको एफर्मेशंस लिखने हैं सारे के सारे? एफर्मेशंस लिखने हैं, अपने गोल्स लिखने हैं, और जो भी आप चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, उसको पूरा विजुलाइज करके भी आप लिख सकते हैं कि ओके, ऐसा हो गया है। वो फीलिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके। तो इज इट लाइक हमको क्या पूरा एक स्टोरी टाइप लिखना चाहिए?
बिल्कुल आप स्टोरी टाइप भी जिसमें लिख हम बहुत सकते सारे हैं। इमोशंस, बहुत सारा एक्साइटमेंट, ये सब चीजें इसमें डाल सकें? इमोशंस मैंने कहा ना, आपको फ़ील करके लिखना है। ओके। तो अगर आपको फ़ील करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि येस वो चीज़ ऑलरेडी मटेरियलाइज़ हो चुकी है, मैनिफेस्ट हो चुकी है। आप उसको स्टोरी फॉर्म में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट यू आर द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, तो आपको उस दिन ये दिखना चाहिए कि आप ग्रैंड स्टेज पे हो, आपके सर पे ताज है, आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, आप कितना स्माइल कर रहे हो, आपके सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ खड़े हुए हैं, वो आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, और ऑल द ऑडियंस दे आर चीयरिंग फॉर यू। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज क्लैपिंग फॉर यू। यू लिटरली हैव टू, जैसे मूवी होती है, मूवी का जो पूरा एक सीन होता है, वो आप देख सकते हैं। तो राइट। इट गोज फॉर एवरीथिंग। ओके। फैमिली मेंबर्स की अभी आपने जस्ट बात किया, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट कितना मायने रखता है इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, किसी भी फील्ड के लिए फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट बहुत मोटिवेशन वाला होता है, आई टेल यू। देखिए, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई भी एक जो फीमेल होती है या कोई भी एक पर्सन होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो केपेबल होता है करने के लिए। आई कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग एज इन रिलेटेड टू माई गोल्स, रिलेटेड टू माई पर्सनैलिटी, रिलेटेड टू माई वर्क। मुझे सपोर्ट मिले या नहीं मिले, लेकिन जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आप और बहुत हैप्पी होके करते हो। राइट। तो जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर उनको सपोर्ट मिलता है तो वो और बहुत खुश होके कुछ करती हैं। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो उसको और एज चैलेंज ले लेती हैं, एंड फिर एग्जैक्टली। अपना और पुट इन करती हैं। बट यस, जब सपोर्ट मिलता है तो लाइक यू नो, अगर घर से सपोर्ट मिलता है तो फिर उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन रहता है, उनके अंदर और उसको प्रूव करने की एक फीलिंग आ जाती है राइट। कि यस, दे आर सपोर्टिंग मी, तो आई शुड डू माई बेस्ट। बट कई बार ऐसा होता है ना कि घर वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं जब, तो ऐसे में हम घर वालों को कन्विंस कैसे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि ये कुछ खराब चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ गुड थिंग? तो हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं घर वालों को? देखिए, डिफ़िकल्ट टास्क है। इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेंबर्स, ओके। उनके माइंडसेट, उनकी अप्रोच, वो कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने कंज़र्वेटिव हैं, उनकी उनकी अपब्रिंगिंग अप्रोच कैसी है? कैसी है। येस। राइट। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपके लाइफ़ पार्टनर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मेरे तो लाइफ़ पार्टनर ने ही मुझे मोटिवेट किया। एज़ सून एज़ आई बिकम द मिसेस सेंट्रल इंडिया, ही वाज़ आफ्टर माई लाइफ़ दैट यू शुड गो फॉर मिसेस इंडिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। सो इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। देयर विल बी फैमिली मेंबर्स जिनको लगेगा कि क्या करने की ज़रूरत है ये सब? एग्जैक्टली। आपको होता है। क्यों क्यों ज़रूरत करना है? है ऐसा? क्यों करना है? हाँ। बट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके हम्म। अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप चाहते हैं कि आप रियली में इसको करना चाहते हैं, तो यू विल ट्राई टू कन्विंस देम ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट आप और इम्प्रूव करेंगे। ये जो जर्नी है, आप इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, और इसमें कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं है। आप पिछले विनर्स से बात कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि फैमिली मेंबर्स का ऑलरेडी एटीट्यूड कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके। हमको जैसे मालूम है कि हमारा पैजेंट ऑलमोस्ट 1 साल बाद होने वाला है, राइट? तो 1 साल पहले से या पैजेंट के कितने पहले से हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, 1 साल पहले तो पता नहीं चलता है, कुछ महीने पहले ही पता चलता है, 6-7 मंथ्स। ओके। और 6 मंथ्स आर गुड इनफ फॉर द प्रिपरेशन। ओके। 6 मंथ्स में आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है। फिजिकल लेवल पे, अपने अपीयरेंस के लेवल पे, जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, फिर आपका यस जो हमने माइंडसेट की बात करी, मेंटल लेवल पे, एंड यस इमोशनल लेवल पे। ओके। सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना होता है। हम बात स्टार्ट करते हैं अपने अपीयरेंस की। तो यू Right. नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। ओके। अगर अभी तक आपने अपनी स्किन की, हेयर की, एक्सटर्नल अपीयरेंस की उतनी अगर देखभाल नहीं की है, ध्यान नहीं दिया है, तो यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। तो अगर किसी को भी अपनी स्किन की केयर करना है, तो उसको कैसे करना चाहिए? देखिए, आई एम नॉट अ मेकअप एक्सपर्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट, बट येस, जो मैंने तैयारी की वो मैं आपको बता सकती हूँ। Sure. स्टार्ट विथ योर हेल्दी डाइट। ओके। आप ऊपर से मेकअप करके तो सुंदर दिख सकते हैं, बट येस, आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्किन है दैट कम्स फ्रॉम व्हाट यू ईट। ओके। तो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। जितना ज़्यादा आप जंक फूड अवॉइड करें, कट द जंक फूड, गो फॉर फ्रूट्स, Okay. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स आप Okay. खाइए, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। खूब पानी पीजिए, इट डिटॉक्स Right. वाटर आप पी सकते हैं। और यू नो, नींबू पानी है, एंड ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। तो ये आपका एक मील होना ही चाहिए। प्लस आप बहुत सारा होम मेड फूड खाइए। ओके। बाहर जितना कट कर सकते हैं उतना कट कीजिए। थोड़ा सा कार्ब्स कम कीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाइए,
Look, again, I'm not a dietitian or nutritional आई वाज अबाउट expert. टू आस्क द सेम थिंग कि क्या हमें कोई डाइटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए क्या? बिल्कुल आप डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको पतला नहीं करने के लिए बताती है। डाइटिशियन के लिए एक मिथ है कि वो आपका वजन कम करवा देंगी, एग्जैक्टली, बट आप अगर हेल्दी फूड लेते हैं, सपोज किसी पर्टिकुलर मिनरल की या न्यूट्रिएंट की आपके अंदर कमी है, सपोज कैल्शियम अगर आपके अंदर कम है, तो आपकी बोन्स वीक होंगी, तो आप इतनी हील्स पहन के वहाँ 6 आवर्स कैसे खड़े होंगे? ओके, तो फिर मुझे लगता है और एक स्टेप नीचे जाना चाहिए कि पहले हमको सारे अपने टेस्ट कराने चाहिए, यस, उसके बाद डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, और फिर डाइटिशियन की Absolutely. एक जो भी डाइट मिली है वो हमको फॉलो करना चाहिए। राइट, बिल्कुल। राइट, सो हेल्दी फूड खाना चाहिए, सो दैट आपकी स्किन इंटरनली ग्लो करे। प्लस आप हेल्दी हो, तो आप जब हेल्दी फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, तो इट विल शो ऑन योर स्किन। ओके, सेकंड, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी स्किन केयर रूटीन में सेकंड थिंग इज दैट योर क्लीनिंग, आप क्लीनिंग प्रॉपर कर रहे हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। राइट, अगर आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, तो राइट, आप उसके लिए पहले से ही कंसल्ट करें। आपको हम्म, लगता है कि आपके टीथ अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। हम्म, That's how you should go about it. ओके। But the thing is that you should do it daily. जो स्किन केयर आपका रूटीन है, क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये आपको डेली करना चाहिए। इट इसका भी शुड कोई बी इन योर, सीक्वेंस होता है क्या? या आई वाज नॉट गेटिंग इनटू इट, मुझे लगा बहुत ही डिटेल हो जाएगा, बट यस, CTM। मैं इसको चाहता हूँ डिटेल में करना, क्योंकि जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि इस चीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और राइट, मुझे लगता है कि अगेन मैं कुछ पॉडकास्ट में कहता हूँ कि आपको पेपर पेन लेके बैठना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जो चीजें हैं आप याद नहीं रख सकते। तो अगर ये नोट्स बनाते चलेंगे तो शायद उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला होगा। राइट। तो राइट, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ स्किन केयर रूटीन। मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी, मतलब लाइक फेस ऐसे क्लीन कर लिया पानी से और एक मॉइस्चराइजर लगा करके भाग गए सेशंस के लिए, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। बट येस, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई स्टार्टेड विद CTM। ओके, व्हाट इज CTM? CTMS हो गया है अब तो, Okay. CTMS। ओके, C इज क्लीनिंग। ओके, आप किसी भी फेस वॉश से, जेंटल फेस वॉश से अपना स्किन क्लीन कीजिए, फेस क्लीन कीजिए। सेकंड इज टोनिंग, एक टोनर यूज कीजिए जो पोर्स को बंद करता है। इसके लिए गुलाब जल बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड इज मॉइस्चराइजर, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए। जितना आप उसको मॉइस्चराइज करके रखेंगे, उतना वो हेल्दी रहेगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, दैट मीन्स सनस्क्रीन। आप घर पे भी हैं, मुझे ये बात नहीं पता थी कि आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना घर पे चाहिए। क्यों जरूरत है सनस्क्रीन की? देखिए, आसपास इतनी लाइट्स हैं, आप एटलीस्ट बालकनी में तो जाते हैं, पोर्च में तो जाते हैं। इतने में ही हमारी स्किन टैन हो जाती है? टैन की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट टैनिंग। सनलाइट से जो आपके स्किन पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इट शोज इन फॉर्म ऑफ रिंकल्स, इट Okay. शोज इन फॉर्म ऑफ योर स्किन ब्लेमिश। थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बट व्हेन आई अटेंडेड द सेशन ऑन स्किन केयर, तो मुझे लगा कि ओके फाइन, अब एक और सनस्क्रीन भी लगाना पड़ेगा। बट नाउ इट इज़ इन रूटीन। देखिए, Okay. कोई भी आप एक हैबिट स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में आपको एफर्ट लगता है। अभी आप सोकर उठते हैं, सुबह उठते हैं, आपने कब ब्रश कर लिया, आपने कब पानी पी लिया, आपको पता भी नहीं चलता होगा। सबकॉन्शियसली हमारा माइंड प्रिपेयर्ड है उसके लिए। राइट। हाँ। अगर आपको कॉन्शियस होके करना है, तो आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे ताकि Exactly. आपको याद रहे। राइट, खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट येस, अगर पानी पीने का रूटीन है, तो आप डेली पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, नहाएंगे, आप एक रूटीन में काम करेंगे। एग्जैक्टली, सिमिलरली, आप कोई भी अगर नई हैबिट स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। वंस इट इज इन योर हैबिट, देन इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। फिर आपको वो एक झंझट नहीं लगता। एग्जैक्टली। बट येस, दीज थिंग्स वर्क। मैं एक हैबिट के ऊपर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो भी अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं। जनरली बोला जाता है कि 21 डेज तक आपको चीज़ करना चाहिए, बट जो मैंने लर्न किया है कि अगर आपको कोई भी हैबिट को फॉर्म करना है तो एटलीस्ट 30 डेज तक करना चाहिए, कि 21 डेज में तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू होता है। उसको परमानेंट करने के लिए 30 डेज तक एटलीस्ट करना चाहिए। लेट मी ऐड टू इट। ओके, 21 डेज चैलेंज तो हम बोलते हैं। हाँ, 21 डेज, आपने बिल्कुल सही कहा, वो रजिस्टर करता है हमारा माइंड कि हाँ, कुछ नई चीज हो रही है। राइट, 30 डेज में वो थोड़ा सा और होती है, लेकिन अगर आपको उस हैबिट को परमानेंट बिल्कुल करना है। परमानेंट करना है, हाँ, तो इट शुड बी 66 डेज। ओके, 67th डे पे यू विल मिस इट। अगर आप उसको नहीं करोगे, तो आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग कुछ है। मिसिंग है। इट कैन बी अ फ्रूट, ईटिंग फ्रूट, इट कैन बी राइटिंग इट्स अ एफर्मेशन। वेरी गुड टिप, ट्रस्ट मी। जो आपने बताया, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि 66 डेज तक भी हमको करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे लिए नया है कि मैंने पहले नहीं सुना था कि 66 डेज तक करना चाहिए। राइट। राइट, सो स्किन केयर में विल कम बैक टू स्किन केयर। स्किन केयर, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द एक्सटर्नल ब्यूटी। ओके, क्योंकि आप जब एक्सटर्नल ब्यूटीफुल दिखते हैं, आपकी स्किन क्लियर दिखती है, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो पीपल विल नॉट अप्रिशिएट मी और समथिंग।
सो एक आपके अंदर से एक एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो राइट। irrespective of your skin color, irrespective of your age, you should take care of your skin. ओके, स्किन पे एक और क्वेश्चन। बहुत सारे सैलून्स में बताते हैं कि आप ये वाला फेशियल कराओ, ये वाला फेशियल मत कराओ। और मुझे फिर अभी किसी ने बताया था कि ये जो सजेस्ट करते हैं, ये आपकी स्किन के हिसाब से सजेस्ट नहीं करते, अपनी सेल के हिसाब से सजेस्ट करते हैं कई बार, राइट? जिसमें उनको ज़्यादा मार्जिन होता है। तो ऐसे में किसी को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, कितनी बार हमको रेगुलर बेसिस पे सैलून जाना चाहिए, फेशियल्स वगैरह कराने चाहिए किसी को अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए? All my salon friends, please don't hate me for that, but till the age of 45, ओके, I didn't go for any facials. ओके, मैंने कोई फेशियल्स नहीं कराए। आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आई यूज टू टेक हेल्दी डाइट, ये मेरी रूटीन में ही थी। तो जब मैंने प्रिपेयर भी किया तो मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा एज फार एज डाइट इज कंसर्न। राइट। देखिए, सैलून आपको अपनी बेसिक हाइजीन क्लीनिंग सर्विसेज के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके आईब्रोज बहुत थिक हैं तो आप रेगुलरली जाके उनको ट्रिम कराइए, हेयर ट्रिम कराइए, एक बेसिक क्लीनिंग कराइए। बट अगर मैंने आपको कहा, जैसे अगर आपकी स्किन में कुछ इश्यूज हैं तो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपकी स्किन पे सपोज अगर थोड़े एक्ने से बहुत ज़्यादा है। एक्ने हैं या किसी को मार्केशन हो जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जो मैं मिस कर रही हूँ, ब्लेमिशिंग, वो होता है अगर, तो आप बिल्कुल जाइए और कंसल्ट कीजिए डेफिनेटली। लेकिन सपोज आपकी स्किन हेल्दी है तो आप कुछ बेसिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। फेशियल इज रेगुलर बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं है फेशियल जो है। लेकिन यस, वंस इन अ वाइल आप ले सकते हो। जैसे भी Okay. हाइड्रा फेशियल इज इन ट्रेंड, तो हाइड्रा फेशियल में कोई केमिकल्स यूज नहीं होते, कोई क्रीम यूज नहीं होती, विद दी वाटर, विद दी मशीन से ट्रीट यू, तो आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है, उस पर ग्लो आता है। वो Okay. मैंने भी कराया था कॉन्टेस्ट के पहले Okay. एंड मुझे उसके रिजल्ट्स मिले, तो Okay. आप वो करा सकते हो। हम्म, बट इस बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट मुझे लगता है नहीं पर्सनली कराना स्पीकिंग चाहिए। नहीं कराना चाहिए। राइट। ओके, अब आते हैं हम फिटनेस के ऊपर। ये तो Yes. हमने स्किन केयर किया। हम्म। हमको फिटनेस में क्या क्या चीज़ करना चाहिए? क्या हमको जिम जाना चाहिए? क्या हमको योगा करना चाहिए? दोनों का मिक्स करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और अगर कोई ऐसा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता है जिम जाना या Right. किसी योगा ट्रेनर के पास जाना, तो वो घर पे ऐसी क्या चीज़ें कर सकता है जो कि अपनी फिटनेस पे वो चेंजेस लेके आ सकता है? करेक्ट। तो देखिए, फिटनेस पे तो ध्यान देना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप स्लिम दिखें, बस इसलिए कि आपके अंदर एक स्टैमिना हो। क्योंकि जब आप एक पैजेंट में जाते हो तो आपको वहाँ घंटों रैंप वॉक की प्रैक्टिस करनी होती है, और वो भी 4-5 इंचेस की हील्स के साथ। माय तो आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए, आपकी लेग्स स्ट्रांग होने चाहिए कि आप बिना थके, सपोज आप पैजेंट आपका स्टार्ट हो गया 6 o'clock और रात को जब क्राउनिंग होती है 11:30 हो जाता है, तो ओके, तब तक आपके दिन अगर भर? नो इवनिंग 6 ओके, o'clock, लेकिन मॉर्निंग से आपके प्रिपरेशंस चल रहे होते हैं, मॉर्निंग में आपकी रिहर्सल होती है, सेम डे मॉर्निंग में आपकी स्टेज तो मतलब रिहर्सल आपको होती है। सुबह से लेकर रात तक हील्स पहन के घूमना है? देखिए, जब आपकी रैंप वॉक प्रैक्टिस होती है तब तो हाँ। आपको पहनना ही है, ओके, लेकिन आप जब 2 बजे से मेकअप के लिए बैठ जाते हो, 3 घंटे आपका मेकअप होता है, आप ओके। रेडी होते हो, फिर 6 o'clock से तो आपको पहनना ही है, बिकॉज आपके अलग अलग राउंड्स होते हैं। बॉडी So- में कितना एक होता होगा? हाँ, लेकिन कितनी अगेन heels है? हैबिट, इफ यू आर इन हैबिट, देखिए पैजेंट के पहले आई वाज ऑन फ्लैट्स, वो जो सुंदर सी जूतियां और फ्लैट्स होती हैं वो पहन के मैं सेशंस लेने जाती थी। व्हेन आई Right. गॉट टू नो, आई परचेज्ड हील्स हम्म, एंड मैं उनको घर में भी पहन के घूमती थी कि पहले मैं कंफर्टेबल तो हो जाऊं। ओके, रैंप वॉक तो मैं बाद में करूंगी, फर्स्ट आई शुड गेट कंफर्टेबल, कि मैं गिरूं नहीं, आई शुड बी कंफर्टेबल वॉकिंग इन हील्स। सो वो आपका एक कंफर्ट लेवल आना चाहिए, हैबिट। अभी आपने देखा होगा, अभी मैं पहन कर आई हूँ तो आई कैन क्लाइम्स 2 floors 3 floors, आराम से स्टेयर्स चढ़ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो एक हैबिट में आ गया। सो कमिंग बैक टू दी फिटनेस, हेल्थ, स्टैमिना, आपका स्टैमिना होना चाहिए, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर आपकी बॉडी में टोनिंग होनी चाहिए, तो Okay. उसके लिए आपको कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। Okay. सो कमिंग बैक टू योगा और जिम जो आपने कहा, देखिए आई एम नॉट अ जिम पर्सन, मैं जिम नहीं कर सकती, मैं बहुत सालों से योगा करती हूँ, योग करती हूँ, लेकिन मुझे लगा योग तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, मुझे कुछ और भी थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, तो आई जॉइन पिलाटेस। ओके, मैंने पिलाटेस ज्वाइन किया, पूरा 1 year पिलाटे किया, उससे मेरी बॉडी में टोनिंग बहुत हुई, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई। और सबसे बड़ी बात, जब आप वर्कआउट करते हो, वेदर इट इज़ वॉकिंग, वेदर इट इज़ जिम, योगा, पिलाटेस, एरोबिक्स, सुम्बा, कुछ भी, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, आपके अंदर फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, इट मेक्स यू मोर हैप्पी एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन योर ऑरा। तो राइट, आपको कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी तो ज़रूर करनी चाहिए डेली। अब आपने कहा कि सपोज कोई जिम की मेंबरशिप की फीस नहीं है, राइट, कोई बात नहीं, स्टार्ट विथ वॉकिंग, वॉकिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, यूट्यूब पे आप
अच्छा सा म्यूज़िक चलाइए, बहुत सारे आपको एरोबिक्स के उसमें एक्सरसाइज मिल जाती है, वो कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर 60 मिनट्स कोई एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। राइट। हम रनिंग भी कर सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उससे भी आपका यस, स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट। आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग इज़ गुड फॉर मैराथन, लेकिन अगर आप पैजेंट के लिए जा रहे हैं तो योगा और एरोबिक्स इसलिए कीजिए क्योंकि स्टैमिना के साथ-साथ आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके। एंड अगर आप योगा प्राणायाम करते हैं तो इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर माइंडसेट ऑल्सो। इट राइट। मेक्स यू वेरी काम एंड कंपोज्ड बैलेंस्ड पर्सन विद एग्जैक्टली। प्राणायाम। तो आप प्राणायाम भी ज़रूर कीजिए। जस्ट इन केस अगर कोई जिम जाता है, हुँ। तो क्या इसको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखिए, वेट लिफ्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली एक ऑर्थोपेडिक फिजिशियन का भी एक पॉडकास्ट सुना था एंड यस, मेरे फ्रेंड भी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि अगर आप जाते हैं वेट लिफ्टिंग करने स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो एकदम से आपकी बॉडी जो है वो वेट लिफ्टिंग के लिए और एकदम मस्कुलर नहीं हो जाती है। ओके, इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ओके। तब आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो। लेकिन इन जनरल वेट लिफ्टिंग हुँ, हुँ। और स्ट्रेंथनिंग आपको मसल्स की करनी ही चाहिए, अदरवाइज जो आपकी बॉडी है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड का वेट नहीं ले पाती है और आपको स्पाज्म और जो आपको ये जो पेन होते हैं वो होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन। ओके। आई एम रियली ग्लैड टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट जो भी 40 प्लस के बाद में इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। सो आई वॉज नेवर आई एज आई टोल्ड यू आई वॉज नेवर अ जिम पर्सन। तो मैं हुँ, हुँ। योगा करके ही बहुत खुश थी। लेकिन जब मैंने पिलाटेस करना शुरू किया उसमें भी आपको वेट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आपको ओके। करनी होती है, स्ट्रेचिंग करनी होती है। हुँ, हुँ। तो आई फेल्ट दैट मुझे और मेरे पेन्स कम हो गए हैं। एग्ज़ैक्टली पिलाटेस में क्या होता है? पिलाटेस में बेसिकली स्ट्रेचिंग होती है, मशीन्स के ऊपर होती है और वो वेट लगी होती है उसमें। तो ओके, आप कह सकते हैं इट्स योगा ऑन मशीन्स। ओके। तो पूरी स्ट्रेचिंग होती है, मशीन्स पे होती है और आप बहुत इजीली अपनी बॉडी को टोन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, इंटरनल कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं। ओके। तो इट्स लाइक दैट। तो दिस इज़ गुड फॉर मेल फीमेल्स बोथ? बोथ, यस यस, डेफिनेटली। ओके, मेल फीमेल बोथ कैन डू इट। ओके, ठीक है। फिज़िकल स्टैमिना के लिए कौन-सी किस तरह की डाइट अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि जिससे और ज़्यादा स्टैमिना बढ़ सकता है? एक तो हमने जो न्यूट्रिशियनिस्ट ने हमको बताया कि ये सब चीज़ें तो आपको कंज़्यूम करनी है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको कंज़्यूम करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे? देखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बहुत स्ट्रेंथ यूज़ होती है, राइट? आप थक भी जाते हैं। तो यस, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बट यस डोंट गो फॉर सिंथेटिक प्रोटीन। जो भी आपका नेचुरल घर में प्रोटीन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। आई एम वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज नहीं लेती हूँ बट मैं एग्स लेती हूँ, तो मैं एग्स लेना मैंने बढ़ा दिया था। आप पनीर लीजिए, दही लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दीजिए। आप स्प्राउट्स लीजिए, इट हेल्प्स राइट। यू अ लॉट। सो थोड़ा अगर आप वर्कआउट करते हैं तो अपना प्रोटीन जो लेवल है डाइट का वो बढ़ा दीजिए। तो व्हिच इज़ रिकमेंडेड, प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन? इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस। ओके। इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस। आई प्रेफर प्लांट प्रोटीन। हुँ, हुँ। सो मैं बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स, पनीर इस पे पनीर भी ऑफ कोर्स एनिमल प्रोडक्ट में हो गया, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वीगन। एग्ज़ैक्टली, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस। राइट। इन प्रिपरेशंस में रेस्ट कितना रिक्वायर्ड है? और आपको कितनी इंटेंसिटी से इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए? कि मतलब अगर आप 5 डेज़ अ वीक करेंगे, 6 डेज़ अ वीक करेंगे, कितनी नींद होनी चाहिए? जनरली बोला जाता है कि 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है। तो हमको किस तरह से इन सब चीज़ों में करना चाहिए? देखिए, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज़ हैबिट ऑफ माइक्रो ब्रेक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहे हैं, वेदर इट्स ट्रेनिंग, वेदर आपका कोई वर्क हो, उसके बीच में आप माइक्रो ब्रेक्स ज़रूर लीजिए। आपने 1 घंटा कोई काम किया है, टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, रिलैक्स, ओके, गो फॉर स्लो ब्रीदिंग, ओके, डीप ब्रीदिंग, ओके। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। हुँ, हुँ। दिस कॉल्स फॉर अ माइक्रो ब्रेक। ओके, माइक्रो ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए काउच पे और आपने फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया। राइट। इट विल मेक यू मेंटली फटीग। सो ओके, आप इतना वर्कआउट या इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग मत कीजिए कि बर्नआउट ही हो जाए, कि आप बिल्कुल ओके, एग्जॉस्ट हो जाएं। हर कुछ बैलेंस में कीजिए। आप वर्कआउट कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स, मोर देन सफिशिएंट। राइट। आपने मॉर्निंग में कर लिया, आपको लग रहा है कि इवनिंग में आपको थोड़ा सा वॉक करना है, आप कर सकते हैं। बट येस, वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लें। जैसा आपने कहा, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 6 to 7 आवर्स बोल रहे हैं, बट एवरी पर्सन
दे रिक्वायर अ डिफरेंट सेट ऑफ स्लीप आवर्स। कुछ लोग 6 आवर्स में रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ को 8 आवर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप सोने से पहले 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, I was तो about आप to come on meditation. यस, Yes. सो मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप बहुत मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। सो बिफोर स्लीपिंग आप यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, हॉट वाटर सजेस्टेड बाय माय डाइटिशियन, वो मैंने लेना स्टार्ट किया है, तो इट गिव्स यू बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक आपका बेड टाइम रूटीन होना चाहिए। सो जनरली लोग मॉर्निंग रूटीन तो फॉलो करते हैं बट बेड टाइम रूटीन फॉलो नहीं करते। Right. बेड टाइम रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन भर काम करते हैं, आप दिन भर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, शाम को कितने थक जाते हैं, और वो Exactly. जब फैमिली टाइम होता है उस समय आप थके हुए होते हैं, इरिटेटेड होते हैं। और जब आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, आपके Right. अंदर एक थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है, किसी दिन कोई चीज़ छूट भी जाती है तो आपको उस चीज़ का भी एक डिससैटिस्फैक्शन होता है, तो वो सब फैमिली और बच्चों पे निकलता है। तो Exactly. आपको इवनिंग में अनवाइंड करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. वंस यू रीच योर होम, आप जब Mhm. आ गए हैं, आपने पूरा काम अपना कर लिया है, फैमिली टाइम स्टार्ट होने वाला है, मे बी 7 o'clock और 7:30, टेक अ ब्रेक ऑफ जस्ट 5 minutes, 10 Okay. minutes, Okay. गो टू योर रूम, गो टू योर वॉशरूम, वॉश योर फीट। अपने फीट सॉल्ट वाटर से साफ कीजिए। Okay. आप अगर चाहें तो एक सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए, Okay. बिकॉज सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ नेगेटिविटी। आपके Mhm. अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकालता है। अब देखिए, नेगेटिविटी से यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि आपने दिन भर जो अपना निकाला है, आपके अंदर कुछ चीज़ें जमा होती गई। Exactly. जस्ट लाइक हमारे कपड़े गंदे होते हैं, वैसे ही हमारा हमारा ऑरा भी गंदा होता है। यस ऑरा वीक हो जाता है, तो वो आप क्लीन कर लीजिए। Mhm. सेकंड, आफ्टर सॉल्ट वाटर, अगर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको बहुत हैवी लग रहा है, आप बहुत सारे लोगों से उस दिन मिले हैं, तो सॉल्ट वाटर में आराम से पैर डाल के बैठ जाइए 10 मिनट, एंड देन क्लीन वाटर से साफ कर लीजिए। एंड उसके बाद आप एक इंटरनल क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। Okay. इंटरनल क्लीनिंग में बहुत सजेस्ट करती हूँ अपने सेल्फ मैनेजमेंट के टिप्स में, सेशंस में, कि आपको अपने आप की भी क्लीनिंग करनी चाहिए। हम Okay. अपने बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, Mhm. हम अपने कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं, हम आसपास एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करते हैं, बट हम इंटरनल अपने मेंटल थॉट्स और इमोशंस की क्लीनिंग करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमको इम्प्योरिटीज सामने दिखती नहीं है। इनफैक्ट लेकिन हमें कोई बताता भी नहीं है इस तरह की चीजें करना चाहिए। जी, उसके बाद जब वो बहुत इकट्ठे हो जाती हैं तो हम एकदम से हम फ्रस्ट्रेट होके ब्लास्ट आउट हो जाते हैं। सो डेली इवनिंग में आप बैठिए और स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखिए और आइज़ बंद करके ये एक थॉट लीजिए कि ऑल द इम्प्योरिटीज़ एंड ऑल द नेगेटिविटी इज़ गोइंग आउट ऑफ मी फ्रॉम माई बैक। ओके। I'll repeat, all the impurities throughout the day, negativity, it's going out of me from my back, from my spinal cord. इसको फील कीजिए कि वास्तव में कुछ वाइब्रेशंस जो हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रही हैं, एंड विद इन 4 to 5 minutes यू विल फील बेटर। ओके। दिस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग। आपने अनवाइंडिंग किया, एक आप रिलैक्स हो गए, देन यू कैन स्पेंड टाइम विद फैमिली, या आपके और भी कुछ बचे हुए काम हैं वो आपको करना है। फिर बेड टाइम रूटीन में सोने के पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले आप अपना फ़ोन अपने आप से दूर रख दीजिए, एंड देन राइट डाउन द ग्रैटिट्यूड कि आप आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। इट विल गिव यू अगेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब आप थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं, आज मैं ये नहीं कर पाई, आज मुझसे ये मिस हो गया, या किसी से कोई बातचीत हो गई, तो जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट में आते हैं। ग्रैटिट्यूड सुबह और शाम हमें दोनों टाइम लिखना है, इज इट लाइक दैट? आपको जब एडजस्ट हो आप तब लिखिए अपने रूटीन के हिसाब से। ओके। लेकिन जब आप अगर रात को लिखते हैं ना, तो हम्म। आप पॉजिटिव माइंडसेट में आते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट से सोते हैं। ओके। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है और आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं और आपकी हैबिट में है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, तो आप मन में वो सारे सेंटेंसेस बोल भी सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, सपोज किसी से आपकी कोई बातचीत हो गई, कोई मन मुटाव हो गया, आपको किसी बात से हैवी लग रहा है, वो आप लिख दीजिए पेपर पेन से, नॉट ऑन द मोबाइल, बट पेपर पेन पे लिख दीजिए एंड उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको बर्न कर दीजिए, यू विल फील लाइट। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए, सेल्फ ऑडिट, कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कौन से ऐसे काम में अच्छा किया, किसी की हेल्प की, मैंने जब रिक्वायर्ड था स्माइल किया, मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ किया, आज क्या ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्सा कर दिया, मैं इरिटेट हो गई, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। This will make you a better person. And trust me, pageant is the journey of transformation. Pageant is the journey of making a better version of yourself.
तो जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं ना, तो आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है। आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं। आपका सिलेक्शन सिर्फ इस बात के लिए नहीं होता कि आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। वो आपके कंपिटिटर्स हैं वहाँ, लेकिन आप उनकी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, आप उनसे मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स ऑब्जर्व यू ऑन एवरी सिंगल थिंग। आई एम ओके, टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स ओके। in which I participated. हुँ। So it makes you a better person. अगर आप रोज अपना सेल्फ ऑडिट करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, ट्रस्ट मी, विद इन 2-3 वीक्स आपको ये लगने लगेगा 4-5 दिन बाद कि ओ माय गॉड, आज रात को मैं क्या लिखूंगी कि मैंने क्या अच्छा काम किया। एग्ज़ैक्टली। और अगर आप रोज लिखेंगे कि आपने 5-6 चीजें, आज मैंने फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं गुस्सा हो गई, मैंने आज पेशेंस लूज कर दिया, तो दिन भर आपके माइंड में एक चेक रहेगा कि ओके, आई हैव टू कीप माई पेशेंस, अदरवाइज मुझे फिर बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। इट्स फॉर यू, इट्स फॉर योर सेल्फ। राइट, एंड इनफैक्ट अगर कोई पेजेंट में ही नहीं, सिर्फ़ अगर अपनी कोई पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना चाहता है, तो मुझे लगता है ये चीज़ें, ये टिप्स उस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली लोगों को। बिल्कुल। सो ये राइट। कुछ बेड टाइम रूटीन है जो आप कर सकते हो। क्लीनिंग, अनवाइंडिंग योर सेल्फ, राइटिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। उसके बाद आप एक छोटा सा 5 मिनट्स का सेल्फ ऑडिट करिए और फिर एफर्मेशंस लीजिए। ओके। एंड इसमें मैं एक बात और कहती हूँ, अगर किसी को लेकर के आपके अंदर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं है, सपोज कोई पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है, अ, ऐसा कोई पर्सन है जिसको आपको फॉरगिव नहीं किया है आपने, फॉरगिव दैट पर्सन। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये आता है कि हम उसको माफ़ करना चाहते हैं, हम्म। राइट? बट हम कॉन्शियस वे में उसको माफ़ नहीं करना चाहते हैं, मतलब आई नहीं कर अंडरस्टैंड। पाते हैं। इन अ वे माइंड हमारी 2 बातें बोल रहा होता है। एक माइंड बोल रहा होता है कि नहीं, इसको माफ़ कर देना है, और दूसरा माइंड बोल रहा होता है कि नहीं, इसने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, कैसे माफ़ कर सकते हैं इसको हम? राइट। मुझे उसने इतना इमोशनली हर्ट किया, वो माफ़ी के लायक नहीं है। उसने मुझे इतना डीपली हर्ट किया है कि मैं उसको क्यों माफ़ करूं। आपको उस पर्सन को फॉरगिव उसके लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। इफ़ यू विल फॉरगिव दैट पर्सन, यू विल बी क्लीन एट हार्ट। आपके अंदर से एक हैवीनेस जाएगी, आपके अंदर से एक बोझ कम होगा। अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करते हो, तो वो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आता है। मतलब राइट, आपने एक नेगेटिव इमोशन जमा करके रखा हुआ है। एग्ज़ैक्टली। आप इस बात को समझिए कि अगर आपके अंदर एक हैवीनेस है, एक पर्सन को लेकर के ये फीलिंग है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, तो आपने अपने अंदर गंदगी भर के रखी हुई है, नेगेटिविटी भर के रखी हुई है। आप उसको क्लीन करोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके उस पर्सन को बताइए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर माफ़ दिया, किया। लेकिन आप मन से उसे माफ़ कर दीजिए। इसके लिए भी एक प्रोसेस है। बिफोर गोइंग टू बेड, जस्ट बिफोर गोइंग टू योर बेड, मतलब जब सोने के जस्ट पहले, कीप द इमेज ऑफ दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड से आई फॉरगिव यू। मैं ओके, तुम्हें माफ़ करती हूँ या मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। ओके, हो सकता है आप इमीडिएटली नहीं कर पाएँ। इट माइट टेक 21 डेज़, इट माइट टेक फ्यू वीक्स, डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है। तो जब उस पर्सन को आप ये प्रोसेस में माफ़ करते हैं, आप एक बड़प्पन, आपके अंदर एक बड़प्पन एग्ज़ैक्टली। आता है, आपके अंदर एक ग्रेटनेस आती है, आपके अंदर एक काइंडनेस आती है। हुँ, आप उस पर्सन को कुछ मत कहिए, उसको जाकर ये मत बताइए कि आपने उसको माफ़ कर दिया है, क्योंकि हो सकता है वो इस फीलिंग को ना समझे, फॉर ग्रांटेड ले और आगे से कुछ और भी करे। राइट, बट इंटरनली, फॉर योर इंटरनल क्लैरिटी, फॉर योर इंटरनल पीस, you should forget that person. Look, all these things make you a very strong person, a very brave and courageous person, and it reflects in your aura. तो इस रात को आप ये सारी चीज़ें जब करते हैं, जी, तो आप बहुत रिलैक्स माइंड से सोते हैं। दिस इज़ वॉट ओके, आई फील, दिस इज़ राइट, वॉट आई ऑब्जर्व एंड दिस इज़ वॉट आई एक्सपीरियंस। राइट। मैं छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। इसमें हम हो'ओपोनोपोनो की हेल्प भी ले सकते हैं। इट्स अ राइट, ब्यूटीफुल यस। टेक्नीक किसी को फॉरगिव करने के लिए। इट टेक्स टाइम, बट सिर्फ़ आपको 4 स्टेटमेंट्स बोलने हैं, और वो 4 स्टेटमेंट धीमे-धीमे आपकी लाइफ़ में मिरेकल्स लेके आ सकते हैं। तो येस, वहाँ पे हो'ओपोनो भी यूज़ कर सकते हैं लोग। जनरली ऐसी कौन-कौन सी ग्रूमिंग मिस्टेक्स होती हैं, जो लोग जाने-अनजाने में कर ही देते हैं? क्या होता है, सबको बहुत सुंदर दिखना होता है, सबको बेस्ट दिखना होता है। उस चक्कर में वो फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं कि अभी ये ट्रेंड में है, मुझे ये पहन लेना चाहिए, ये ड्रेस। बट आप पहले ये देखिए कि उस ड्रेस में आप कैसे लगेंगे। ओके, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, क्या ये कलर आपको सूट करेगा, क्या ये पर्टिकुलर ड्रेस आपको सूट करेगा। या सपोज आपने कभी भी इस तरीके की ड्रेस नहीं पहनी है, सपोज आपने एक शॉर्ट ड्रेस कभी भी नहीं पहनी है,
लेकिन वो ड्रेस आपको बहुत सुंदर लग रही है और आप उसको पहन के जाना चाहते हैं कॉन्टेस्ट में या ग्रूमिंग डेज में या कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं है और आप पहन के जाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी? आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, एक शाय नेचर में रहेंगे। शाय रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, राइट। तो यू वोंट बी एबल टू कैरी दैट ड्रेस कॉन्फिडेंटली। तो आप वही पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आप कॉन्फिडेंट हों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैशन, ट्रेंड एंड बीइंग कंफर्टेबल इन समथिंग। सपोज जैसे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे फीमेल्स होती हैं दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद द डीप नेक्स। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वही ड्रेस पहनिए। तो ये मेजर ग्रूमिंग मिस्टेक है। सिमिलरली इट गोज फॉर द मेकअप ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत लाइट मेकअप वेयर करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट। तो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा मेकअप हो जाता है तो आई फील आर्टिफिशियल, मुझे अपने आप में ही वो कंफर्ट लेवल नहीं आता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरों को देख करके जो उनके ऊपर अच्छा लग रहा है वो आपके ऊपर भी अच्छा लगेगा, ऐसा ये ट्रेंड फॉलो ना करें। पहन के उसको पहले कंफर्टेबल हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी स्टाइलिस्ट से, मेंटर से आप कंसल्ट कर लें कि ये आपके ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं, आपके बॉडी टाइप पे, दैट पर्टिकुलर कलर, दैट पर्टिकुलर फिट, दैट पर्टिकुलर पैटर्न, स्टाइल। सेम गोज़ फॉर द मेकअप, सेम गोज़ फॉर योर हेयर। ओके। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टाइल, हेयर स्टाइल बहुत ट्रेंड में है और वो उस पर्टिकुलर गर्ल के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है एंड यू ऑल्सो वांट टू डू इट, बट आप पहले चेक कीजिए कि आपके आपको फेस सूट हो कट रहा है कि पे नहीं हो रहा है। सूट हो रहा है कि नहीं। तो एक मेजर ग्रूमिंग मिस्टेक करते हैं। एंड सेकेंड इज टू मच ऑफ एवरीथिंग, कि हमने खूब सारा सब पहन लिया, मे बी ज्वेलरी और मेकअप और ड्रेसेस, हैवी ड्रेस भी है, हैवी ज्वेलरी भी कर ली, मेकअप भी बहुत लाउड कर लिया, तो टू मच हो जाता है। तो लेस इज मोर, ओके। उस पे भी ध्यान दीजिए। दिस इज द मेजर ग्रूमिंग मिस्टेक विच अ गर्ल माइट डू ड्यूरिंग दीज पैजेंट डेज। ओके। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रेसेस, राइट, हमको वार्डरोब अपग्रेड करते समय व्हाट एग्जैक्टली वी शुड कीप इन द माइंड कि हमें किस तरह की ड्रेसेस रखनी चाहिए, ड्रेस सिलेक्शन किन किन पैरामीटर्स पे करना चाहिए, क्या वहाँ पे कलर साइकोलॉजी आनी चाहिए, कलर्स अगर हमको पहनने तो किस तरह के कलर्स लेने चाहिए, कैन यू प्लीज थ्रो सम Sure. लाइट ऑन दिस थिंग। देखिए, यू आर इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, जैसे मैं एक ट्रेनर के प्रोफेशन में हूँ तो आई वेयर अ ड्रेस विच इज अप्रोप्रिएट फॉर माई प्रोफेशन। But once I will prepare for pageant or once I'll go for pageant, my dressing style will be different. So dress according to the occasion. जिस भी ओकेजन पे आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेस कीजिए। अब जैसे आप पैजेंट के लिए जा रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, तो यू विल वियर समथिंग ब्राइट, तो गो फॉर ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, गोल्डन, सिल्वर। इवनिंग में आप जा रहे हैं तो इट कैन बी ब्लैक, ब्लैक इज एवरग्रीन। You can go for bright colors like royal blue. Again, it should suit your skin tone. आप देखिए कि आपका स्किन टोन कैसा है। सेकेंड, इट शुड बी ग्लैमरस, फुल ऑफ शाइन, ग्लिटरी। तो आप जब भी इस तरीके के ओकेजन्स के लिए जा रहे हैं, शो के लिए जा रहे हैं, तब आपकी ड्रेस बहुत ग्लैमरस होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, राइट। नेसेसरीली रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई कंपलसरी नहीं है दैट इट शुड बी रिवीलिंग, स्लीवलेस, बैकलेस और डीप नेक और समथिंग, शॉर्ट ड्रेस, स्लिट। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट लेवल कि आप कितना कंफर्टेबल हैं, आप कितना स्किन शो करना चाहते हैं, आप कितना ड्रेस पहनने में, आप अगर स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है तो वियर स्लीव्स। पैजेंट इंडस्ट्री में ये एक मिथ है कि यू नीड टू शो योर बॉडी, यू नीड टू शो योर स्किन। आप बहुत सोबर कपड़े पहन करके भी, आप पूरे कपड़े पहन करके भी ग्लैमरस शो कर सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल। सो आपका जो वार्डरोब है वो आप ऐसे अपग्रेड करें कि गो फॉर ब्राइट कलर्स, गो फॉर शाइनिंग क्लोथ्स। एंड येस, देर आर डिफरेंट स्टाइल्स, गाउन्स हैं, स्कर्ट्स हैं, जंप सूट्स हैं। एंड सो अगेन, आपका कंफर्ट लेवल किस में है वो आप पहन के देखिए। एंड कैसे चूज करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर। आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, शॉर्ट हाइट पे ये ड्रेस अच्छी लगेगी कि नहीं, येस। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आप आपका कलर कैसा है, स्किन टोन जो मैंने आपको बोला वो कैसा है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपका माइंडसेट कैसा है, आर यू रेडी टू वेयर दैट ड्रेस। और कभी कभी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, कभी कभी आपको अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट ऑफ मिसेज इंडिया, वेर इन आई फेल्ट कि येस, देर इज अ नीड एंड आई विल लुक ब्यूटिफुल इन दिस पर्टिकुलर ड्रेस, सो आई ट्राइड दैट ड्रेस।
and then people complimented me and I got the best dress award there. So I was very happy. So Wow. आपको अपने comfort zone से भी बाहर जाना चाहिए, लेकिन yes, you should know कि it should look beautiful on me. Okay. It should suit me. अगर किसी का स्किन टेक्सचर डार्क साइड में है हम्म। तो उसको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और अगर उसका लाइट साइड में है तो उसको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? कलर्स में पूछ रहा हूँ मैं, किस Right. तरह के कलर्स पहनने चाहिए ड्रेसेस के? करेक्ट। जैसा अगर फेयर स्किन है तो जनरली उस पे सारे कलर्स सूट हो जाते हैं जनरली, ओके और ब्राइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं और पेस्टल शेड्स भी अच्छे लगते हैं। अगर स्किन टोन थोड़ा सा अगर डार्क साइड पे है तो येलोइश और नियॉन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके उसमें गो फॉर स्लाइटली सटल एंड शेड्स लाइक अगर आप बात करें कि मरून शेड हो गया, अगर हम बात करें कि ब्राउन शेड हो गया, देन पेस्टल शेड्स हो गए, तो अगर थोड़ा सा स्किन टोन डार्क है तो। एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी मेंटर या किसी स्टाइलिस्ट की आप इसमें गाइडेंस ले सकते हैं, और आप पहन करके उसमें पहले ये देखिए कि आप और ज़्यादा मोटे तो नहीं लग रहे हैं। आपके शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की बॉडीज़ होती हैं, तो आप उसमें और आपकी जो भी आपकी बॉडी के प्लस पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं कुछ आपके देखिए सबकी बॉडी में अपने अपने फ्लॉज होते हैं एग्जैक्टली एंड कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हाईलाइट होने चाहिए और आपके जो फ्लॉज हैं वो चाहिए। दबने चाहिए। ये होता है रूल स्टाइलिस्ट का और आपका ग्रूमिंग स्टाइल का। तो देखिए उसमें बहुत डिटेल है, अगर हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे तो पूरा सेशन उस पर Exactly. चला जाएगा। राइट अभी आपने मेंटर की बात करी। करेक्ट। एक मेंटर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पेजेंट की तैयारी करने के लिए और वहां जाने के लिए? देखिए मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाई? बिकॉज उनको पता होता है डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके मेंटर्स आपको ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स का माइंडसेट क्या होता है, ओके ऑर्गेनाइजर्स एक विनर में क्या ढूंढते हैं। सो उस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं। दे गाइड यू ऑन द वे ऑफ वॉकिंग, कि आपको रैंप वॉक कैसे करना है, आपका बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए, आपको खड़े कैसे होना है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए। तो ये दे गाइड यू ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज, दे गाइड यू ऑन देयर ऑन योर स्टाइलिंग, कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। दे गाइड यू ऑन हाउ यू शुड प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन। दे गाइड यू कि एक क्वेश्चन आंसर राउंड के समय आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे नो, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो मेंटर का, गाइड का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर कोई बिगनर है तो वो ज़रूर गाइडेंस लें, सो दैट उन राइट डायरेक्शन में हो। मेहनत तो करते ही हैं सब, एफर्ट्स सब लगाते हैं, बट करेक्ट डायरेक्शन में लगा पाएंगे अगर एक उनको गाइडेंस मिल जाएगा एक मेंटर का। ओके तो एक मेंटर को सिलेक्ट करने के लिए क्या पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए उस मेंटर में? उनका एक्सपीरियंस कितना है, उस मेंटर का उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले कितने लोगों को गाइड किया हुआ है। अगेन आजकल सोशल मीडिया प्रेजेंस सबकी होती है, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल चेक कर सकते हैं। उनसे आप अगर बात करें तो आपको ये लगना चाहिए कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, वो आपको सिर्फ आपके फ्लॉज नहीं बता रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर। एंड यस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितना डीप एक्सपीरियंस है, किस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस मैटर्स, ये जरूर देखना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, राइट? मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आपकी पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप अपने विचारों को कितने अच्छे से दूसरे के सामने रख पा रहे हैं और दूसरा आपके विचारों को कितने अच्छे से समझ पा रहा है, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, हमें वहाँ पे कैसे काम करना चाहिए? आई ऑलवेज से दैट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कैसे? टेक कोर्सेज। आप जिस भी फील्ड के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप गाइडेंस लीजिए, कोर्स लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो टेक अ हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स मेंटर, ट्रेनर। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो क्लिपिंग्स देखिए ऐसे ओरेटर्स की जो बहुत इम्प्रेसिव तरीके से बात करते हैं। अभी हम लेटेस्ट में अगर बात करें तो प्रियंका चोपड़ा हैं। आफ्टर गोइंग टू यूएस उनका कितना चेंज हुआ है कम्युनिकेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, द वे शी स्पीक्स, द वे शी टेक्स पॉजेज, प्रोनाउंसिएशन। सुष्मिता सेन हो गई, ऐश्वर्या राय हो गई, इनफैक्ट कंगना रनौत हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट, शी हैज ग्रूम्ड अ लॉट। अगर हम बात करें कि पहले उनका हरियाणवी एक्सेंट था,
लोकल एक्सेंट। हाँ। पर बाद में उन्होंने उसको, जब उनका कांस फेस्टिवल जाना था, तो शी हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन हर कम्युनिकेशन। तो ये आता है प्रैक्टिस से। राइट। फर्स्ट इज लिसनिंग, आप सुनिए वीडियो क्लिपिंग्स। सेकंड इज प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपने ऑडियो क्लिपिंग्स रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए। सो कम्युनिकेशन आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड बहुत ज़रूरी है क्या बोलने के साथ साथ कैसे बोलना है, हाउ। योर Right. टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू स्पीक, राइट। with a proper pause, एग्जैक्टली। with proper emphasis on certain words. कहाँ थोड़ा जोर से बोलना है, कहाँ थोड़ा धीरे बोलना है। इस तरह की पिच होनी चाहिए आपकी। यस, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए एक स्किल है, स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड। स्किल कैन बी लर्नड। यस, स्किन Yes. कैन बी लर्नड। ये जेनेटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट है, आपकी जीन्स में आपको मिल गई, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। बट स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, विथ गाइडेंस एंड यस एफर्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप इस तरह से कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक में सबके सामने ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। क्या होता है, जब हमें अंदर से एक डर होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हम लोगों के सामने बात भी कम करते हैं। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अभी कंफर्टेबल हैं कि मुझे किसी के सामने बोलना नहीं है, मैं अकेले में ही बोलूँगा, तो आप कम्युनिकेशन तो शायद इम्प्रूव कर लेंगे, बट पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। Right. तो जब आप कुछ लोगों के साथ में हैं, बात कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि किसी टॉपिक पे आप अपना मत, अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो धीरे धीरे पब्लिक के सामने बात करने में जो आपका हेजिटेशन है वो कम होता जाएगा। तो Okay. दीज टिप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन एंड योर पब्लिक स्पीकिंग। ओके। बट लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो कि कुछ छोटी सिटीज से हैं राइट। और उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, हम्म। तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, एंड दैट इज अ बेसिक चैलेंज, कि उनको इंग्लिश में बोलना नहीं आता है। हम्म। राइट। सो अगर मैं बात करूँ वॉइस मॉड्यूलेशन की, पिचिंग की, ये सेकंड स्टेप है। राइट। फर्स्ट स्टेप इज कि बेसिक उनको इंग्लिश ही नहीं आती है। अब अगर किसी को पेजेंट में जाना है और अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो कैसे इम्प्रूव कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस मिथ। अगर आप पैजेंट में जा रहे हैं तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको इंग्लिश में बोलना है। ओके। यस, आप अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में भी दे सकते हैं। ओके। हिंदी में बोलिए, लेकिन बस वही बात है कि आपका उच्चारण सही होना चाहिए। आपने टूटी फूटी इंग्लिश सीख ली, आपने कुछ सेंटेंसेस लर्न कर लिए इंग्लिश में बोलने के लिए, लेकिन आप उनको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो Right. दैट विल गिव अ बैड इंप्रेशन। तो आप Okay. हिंदी में भी बोल सकते हैं। Okay. आप अपना क्वेश्चन आंसर राउंड जो है वो हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं। सपोज किसी जज ने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, तो यू कैन रिक्वेस्ट कि कैन आई आंसर इन हिंदी, या मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पाई हूँ, क्या वो हिंदी में पूछा जा सकता है। तो दिस इज वन वेरी गुड थिंग। बट वो ऑफेंड तो फील नहीं कर होंगे वो आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। ओके। क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछने के लिए जज वहाँ होते हैं। ओके। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर जज हैं वो हिंदी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मेरे साथ ही थे लास्ट ईयर, आई वाज अ ज्यूरी एंड देयर वाज दिस सर, ही वाज नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी, तो वो क्वेश्चन उन्होंने मुझे पास ऑन कर दिया कि मनीषा इट वुड बी बेटर कि आप इनसे हिंदी में पूछो, ओके। क्योंकि फिर वो हिंदी में आंसर करती तो वो उतने अच्छे से समझ भी नहीं पाते। लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जिस भी भाषा में बोलिए, उस भाषा में आपका ज्ञान होना चाहिए, उसका उच्चारण सही होना चाहिए और उसको आपको सही तरीके से बोलना आना चाहिए। राइट। लेकिन यस, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर उसकी क्लासेस लीजिए, मेहनत कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया, लिसनिंग, ध्यान से सुनिए वीडियो क्लिपिंग्स, ऑडियो क्लिपिंग्स, रीड कीजिए, बोलिए। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, खाली पढ़ने से काम नहीं होता। आपको कुछ ग्रुप बना करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, एंड इट टेक्स फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स लगते हैं, तब आप जाके बोल पाते हैं। लेकिन जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, जब तक आपको नहीं लगता कि आप करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, तब तक आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या कॉन्टेस्ट में मत बोलिए। ओके। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है हमको सीधे वहां जाके, राइट? उसके Yes. पहले हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद वहां जाके और बोलना। जैसा कि आपने कहा ना कि इंग्लिश में बोलना, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के अंदर में ये दिमाग में मिथ होता है कि हम अगर इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो हमारे को आंसर्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट Right. दिस इज नॉट द केस। ओके। आप इंग्लिश में बोल रहे हो और आप गलत तरीके से बोल रहे हो, दैट विल गिव यू नेगेटिव मार्किंग। ओके। आपने ये तो बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं?
इनफैक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स का सिर्फ 7 पार्ट होता है, राइट, सिर्फ 7% होता है, ओनली, ओनली 7%. ओके, रेस्ट 93% इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर टोन. ओके, क्योंकि देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि आप सबसे बात करें. सिर्फ आप उनको एक बार देख के उनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं. राइट, तो द वे यू स्टैंड, आपका बॉडी पॉस्चर कैसा है, आप स्ट्रेट शोल्डर्स के साथ हैं या आप ड्रूपिंग शोल्डर्स में हैं. अगर आपके ड्रूपिंग शोल्डर्स हैं, दैट मीन्स यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस एंड लो ऑन एनर्जी. अगर आपके शोल्डर्स स्ट्रेट हैं, दैट मीन्स यू आर फुल ऑफ ऐसे ही कॉन्फिडेंस. वो होता है, यस. राइट, सो बॉडी पॉस्चर की भी सेशंस दिए जाते हैं कंटेस्टेंट्स को ओके, कि ऐसे खड़े होना है आपको, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे. जब आप लोगों को देख रहे हैं तो आप किस तरह से उनको किस एक्सप्रेशन के साथ देख रहे हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर लेग पोजिशनिंग. आप टिल्ट होके तो नहीं खड़े हैं. सो योर Okay. पॉस्चर, यस, योर हैंड जेस्चर्स. जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके ओपन हैंड जेस्चर्स हैं, आप इस तरह से नहीं बैठना चाहिए. दिस इज क्लोज हैंड जेस्चर्स. सो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है. इन अ वे छोटी से छोटी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है वहाँ पे, यस, डेफिनेटली. ओके, और आपका आई कांटेक्ट, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसकी तरफ देख रहे हैं कि नहीं. अगर आप उसकी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन एनी पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन. ओके, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अगेन आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए दूसरों की बॉडी लैंग्वेज. फिर मिरर में बैठ के या आप बैठे हैं या खड़े हुए हैं तो आप अपनी खुद की वीडियो क्लिपिंग रिकॉर्ड कीजिए. फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, आप सीधे खड़े हो रहे हैं कि नहीं. पॉस्चर इंप्रूव करने के लिए आप बार बार अगेन आपको रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज इज गवर्नड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. अगर आप इस वक्त थोड़ा सा डल फील करेंगे तो अपने आप आपकी बॉडी ऐसे रिलैक्सिंग पॉस्चर में चली जाएगी. जैसे मैं बात कर रही हूँ तो एक्टिव हूँ, तो अगेन माई बॉडी पॉस्चर इज एक्टिव. राइट, सो इट इज़ गवर्न बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपको ये बहुत प्रैक्टिस से इम्प्रूव करनी पड़ती है ओके, एंड अवेयर होना पड़ता है. सबसे पहले तो यू बी अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ. बी अवेयर, मैंने अभी अपने लेग्स कैसे रखे हुए हैं, इज़ माई बॉडी पॉस्चर करेक्ट. अगर मैं इस तरह से बैठी हूँ तो लेट मी डू लाइक दिस. यू नीड टू रिमाइंड योर ब्रेन अगेन एंड अगेन. ओके। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं, राइट, और हम दूसरों को देखते हैं, तो हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार कि यार हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उस समय हमको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि हम दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो वहाँ पे जाके, और हमारा बॉडी पोस्चर या जैसे अभी आपने सब चीज़ें बताई वो लो साइड में ना जाए, उसके लिए हमको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? इसके लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन लगती है एंड हेयर योर एफर्मेशंस हेल्प यू. अगर आप कांस्टेंट ये एफर्मेशन लेते हैं दैट आई एम द बेस्ट, या आई एम कॉन्फिडेंट, या आई एम अ वर्दी पर्सन, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, इस तरीके के अगर आप एफर्मेशंस अपने आप को लेते हैं और धीरे धीरे इसमें बिलीव करने लगते हैं तो फिर आप दूसरों को देख करके कॉन्शियस नहीं होते हैं. लेकिन येस, अगर आप वहाँ जाते हैं, आपको थोड़ा सा भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो यू कैन गो टू द वॉशरूम and look yourself in the mirror, tell yourself again that yes, I am confident, I am looking good, I have done all the preparations, I have taken efforts, so let me concentrate on myself. इस तरह से कुछ एक सेल्फ सजेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं so that उस मोमेंट पे आप अपने आप को स्ट्रांग रख सकें. ओके, फाइनली जब आप अब फाइनली स्टेज पे जब जा रहे हो फाइनल डे के दिन, तो उस समय कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जाने से पहले करना चाहिए जो कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ा सके? इज इट लाइक दैट? कुछ है ऐसी चीज़ें? रिलैक्स्ड रहिए. बट कुछ लोग बोलते हैं कि आपको क्लैपिंग टेक्निक करना चाहिए, आपको जंपिंग टेक्निक करना चाहिए. ऑब्वियसली यहाँ जंपिंग टेक्निक नहीं हो सकती है, हाँ. बट इस तरह की कुछ टेक्निक आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका एनर्जी लेवल एकदम से हाई हो जाता है. राइट. देखिए, सबसे पहले तो आपको काम एंड कंपोज माइंडसेट में रहना है. ओके, आपको ये भूल जाना है कि यस, देर आर अदर पीपल. फोकस ऑन योर सेल्फ. अगेन आप मिरर टेक्निक कर सकते हो. लाइक यू कैन स्माइल, एक बहुत अच्छी सी स्माइल. अगर आप स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, सो सिट डाउन और स्टैंड एंड गिव योर सेल्फ लाइक स्माइल ऑफ से 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स. फेक स्माइल से स्टार्ट कीजिए. ओके, स्टार्ट विद अ फेक स्माइल. ऐसे आप अपनी चीक मसल्स इस तरह से करके रखिए. इज इट लाइक दैट? बट यू नो व्हाट, फेक अंटिल यू मेक इट में ये रियल में होता है. लेट मी टेल यू हाउ. इट इज साइंटिफिक. व्हेन यू स्माइल, योर फेशियल मसल स्ट्रेच. तो Okay. यहाँ नर्व से ब्रेन को मैसेज जाता है कि दिस पर्सन इज हैप्पी, इस पर्सन के साथ कुछ अच्छा हुआ है, तभी ये फेशियल मसल स्ट्रेच हो रही हैं. सो द ब्रेन सीक्रेट्स हैप्पी हार्मोन्स इन यू. ओह,
एंड नेचुरली जेन्युइनली आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है. अरे वाह! देन जब जिस पर्सन के साथ आप कंफर्टेबल हैं उस पर्सन से 2 मिनट बात कर लीजिए. जो पर्सन हमेशा आपको मोटिवेट करता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी मॉम हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है. माई डॉटर इज लाइक दैट कि आपको जीतना ही है. शी क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ प्रेशर. सो जोक्स अपार्ट, जस्ट आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हैं आप उससे बात कर सकते हैं 2 मिनट. आप अपने कुछ एफर्मेशंस रिपीट कर सकते हैं. जैसा आपने कहा क्लैप, मैंने कहा स्माइल. सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं. राइट. अगर आप एनएलपी की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस. ये ज्ञान मुद्रा है, ये आपको थोड़ा रिलैक्स करती है. कुछ लोग ये इस तरीके का पावर पोस्चर देते हैं. Exactly, यस, मैं लाइक जैसे दिस. करता या हूँ. आई हाँ. आई ऑल्सो डू दैट. सो ये होते हैं पावर पोस्चर्स होते हैं. ये हमारी ना एक्यूप्रेशर्स को, पॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं. सो अलग अलग पर्सन के अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं. आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कवर कीजिए कि आपके अंदर क्या है. कुछ लोग इंस्टेंट एक चॉकलेट खा लेते हैं तो उनको बेटर फील होने लग जाता है, इंस्टेंट राइट. एनर्जी मिल जाती है. राइट. तो ओवरऑल अपने आप को समझिए, गेट अवेयर ऑफ योर सेल्फ और देखिए क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है. मेरे तो पोस्चर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है, इतने दिन से मैं इसको कर रहा हूँ. तो अगर मैं आपके साथ बैठ के बात भी कर रहा हूँ तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे मेरा हाथ इसी पोजीशन पे आपको मिलेगा. राइट. तो वो सबकॉन्शियसली मैं प्लान कर चुका हूँ इसको, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, इन सब चीज़ों में प्लान कर सकता हूँ. सो यस, वेरी वेल सेड कि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं. अगर हम सोचें कि एकदम से आ जाएँ तो एक दिन में मिरेकल नहीं हो सकता. ओके, पैजेंट में सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? टुडे इज़ द एरा ऑफ सोशल मीडिया. तो ओके. सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप सोशल मीडिया पे जब रील्स पोस्ट करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, पोस्ट करते हैं. सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग यू एज अ ब्रांड. क्योंकि जब Okay. आप पैजेंट विन करते हैं तो Mhm. आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें लोग आपका पहले सोशल मीडिया हैंडल ही चेक करेंगे कि आपके Right. कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने पॉपुलर हो. ओके. अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर फोटोशूट के लिए इनवाइट करते हैं या Mhm. अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए बुलाते हैं तो Mhm. दे विल चेक कि Right. आपके कितने फॉलोअर्स हैं. राइट. राइट, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं. Mhm. प्लस आप सोशल मीडिया प्रेजेंस के थ्रू आप ये भी बता सकते हो कि दैट व्हाट इज़ योर पोटेंशियल, व्हाट इज़ योर क्वालिटीज़, व्हाट आर योर क्वालिटीज़. Mhm. एंड आपने कैसे अपनी जर्नी प्रिपेयर की, किस Right. तरह से आपने मेहनत की, एफर्ट्स डाले. तो ये सब आपको बिल्कुल डेफिनेटली सोशल मीडिया पे डालना चाहिए. Okay. प्लस जितने भी पैजेंट्स हैं इन टूडेज सिनेरियो, जैसे मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया में पार्टिसिपेट जब किया था तो देयर वाज दिस कैटेगरी, एक टाइटल था उसमें, सब टाइटल मिसेस पॉपुलर, दैट यू Oh. हैव टू पोस्ट योर पिक्चर. तो उसमें जिसके भी मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट्स आएंगे दैट पर्सन विल बिकम मिसेस पॉपुलर. सो सिंस उस समय आई वाज द मिसेस पॉपुलर बिकॉज ऑलरेडी मेरा सोशल मीडिया जो हैंडल था फेसबुक का, वो दैट वाज ईयर्स 10 ईयर्स पुराना था, 11 Okay. ईयर्स पुराना था. तो मेरा पूरा स्टूडेंट क्राउड और बहुत अच्छा एक सोशल नेटवर्क था. तो दैट हेल्प मी इन विनिंग दैट टाइटल. प्लस जो पैजेंट कंपनीज होती हैं, पैजेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी इसको बार बार शेयर करने के लिए कहते हैं. रीज़न बीइंग उनका भी सोशल मीडिया हैंडल जो है वो Right. पॉपुलर होता उनका है. डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है. यस, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है. प्लस आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि वंस दे बिकम द फाइनलिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वंस दे बिकम द फाइनलिस्ट इन द पैजेंट, वो अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर करती हैं, अपनी एक Right. जर्नी शेयर करती हैं Right. कंटेस्टेंट्स. तो Mhm. उससे सभी लोगों को भी पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर. सो एक आपका बेस बन जाता है दैट हु आर यू, व्हाट आर योर क्वालिटीज़, आप आगे जाके कितने पोटेंशियल हो. तो वो आपको एक बेस किस लिए बनता है, आगे के काम के लिए. बिकॉज वंस यू विन द पैजेंट या इवन इफ यू आर अ रनर अप और अ सब टाइटल विनर, आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस से आपको काम मिलता है. Whether Exactly. it's photo shoots, whether they are events, or maybe you are invited as a special guest in various occasions as jury member. So Mhm. उसका बेस, उसकी प्रेजेंस वहीं से स्टार्ट हो जाती है. ओके. आपका कौन आइडियल था? ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन या प्रियंका चोपड़ा? देखिए, वेरी ऑनेस्टली जब मैं अपने स्कूल डेज में थी और जब ऐश्वर्या और सुष्मिता दोनों साथ में थे, तो पीपल यूज टू कंपेयर मी विथ ऐश्वर्या दैट अरे वाह. यू गोल्डन हेयर एंड योर आईज एंड स्टफ. बट माई फेवरेट वॉज सुष्मिता, always Sushmita, because she used to write poetry and I was also into poetry, and the way she used to speak, that has a lot of gravity and depth. I Right. always found her as a lady of substance, the way she handles situations and the kind of powerful woman she is. And recently also when I listened to her podcast, I resonate with her.
that my freedom is importance, my opinion is important, and I got that freedom and importance in my family life. Right. For example, if I am out of the house, nobody will question me that when will you come back, where are you, what are you doing. They know that she is at work. Same goes for the male member of the house. Once he is out of the work, nobody questions him कि इतनी देर हो गई, कहाँ हो तुम. Right. तो सेम शुड गो फॉर अ फीमेल ऑल्सो कि दैट इफ शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ शी इज आउट, हो सकता है कि उसको भी किसी काम के लिए देर हो जाए. Right. उसका भी एक अपना ओपिनियन हो सकता है. Exactly. तो आई रेजोनेट अ लॉट विद सुष्मिता एंड द gravity with which she speaks. I really adore her, respect her. But recently, I have started loving the podcasts of Priyanka also, because the way she has transformed when she went to the foreign country, the way she has, groomed herself in terms of her communication, in terms of her, dressing, or you must say her views. And very importantly, she came out of her comfort zone and she made reputation, a presence, and her identity in the foreign country. Right. So I started respecting her a lot on that. So it's a mixture. Okay. जब आप किसी पेजेंट में जाते हैं हम्म. तो वहाँ आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है. So देखिए, क्रिटिसिज्म, आपके बहुत सारे फैंस होते हैं. ओके. राइट. Okay. आपको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं. जब Right. उनको पता चलता है, वो आपको बहुत तारीफ भी करते हैं. बट देयर आर पीपल जो हर किसी में कमी ढूंढ लेते हैं. बुली भी करते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे. यस, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो अगर आप रुक रुक के एक एक पर्सन के क्रिटिसिज्म पे आप अगर उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड आउट करेंगे. फिर आप अपने गोल पे कैसे फोकस करेंगे. राइट. सो जब भी आप एक लेवल अप चाहते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं, तो लोग जरूर आपकी कुछ ना कुछ बुराई करते हैं. हमको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी वहाँ पे उसके लिए. एंड यस, मुझे याद आ रहा है, कुछ इस बात को 6-8 मंथ्स हो गए, मैंने अपनी रील में कहा भी था कि लोग जो है वो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं. राइट. दैट मीन्स वो आपसे पीछे हैं, आप उनसे आगे हो. वो कहीं ना कहीं आप में ढूंढ रहे होते हैं वो चीज़ जो उनके अंदर नहीं होती है. Right. तो वो एक क्रिटिसिज्म, एक जेलसी के रूप में आती है. सो अगर आपकी लोग कहीं भी बुराई कर रहे हैं या आपके लिए कुछ गलत कह रहे हैं, तो बी हैप्पी कि आप आगे बढ़ रहे हैं. सो आई वो टेक इट पीछे वेरी आपके. पॉजिटिवली. यस, डेफिनेटली. एंड इन फैक्ट आपको मैंने आज ही अपने स्टेटस में एक कोटेशन डाला है, क्योंकि इट हिट मी, इट स्ट्राइक मी कि यू शुड बी एबल टू निग्लेक्ट और इग्नोर. आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, स्पेशली कोई गलत बात. इफ़ यू आर क्लियर इनसाइड, इफ़ योर फैमिली मेम्बर्स हैव नो इश्यूज on what you are doing, you should not care about what the other people are saying. Because people, जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं, जो आपके क्लोज हैं, वो आपकी बुराई नहीं करेंगे. जो आपको जानते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपसे कनेक्टेड हैं, they will know the real you. और जो Right. लोग आपको नहीं जानते हैं, तो वो अंदाज़ा लगा के ही कुछ ना कुछ कहेंगे. Exactly. तो and it gives you a lot of freedom from the botheration of the other people's opinion. कि क्या कह रहे हैं. तो जब आप अनबॉदर्ड हो जाते हैं, तो यू रीच द डेंजरस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई मस्ट से. एग्जैक्टली. सो अगर ये ऐसा कभी किसी के साथ होता है, अगर किसी को बुली का या Right. नेगेटिव कमेंट्स Handle का, कैसे करना है. क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको हैंडल कैसे करे और अपने आसपास एक वो बाउंड्री कैसे क्रिएट करे. वेरी गुड क्वेश्चन. क्रिटिसिज्म को हैंडल कैसे करें. सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस करें कि वो क्रिटिसिज्म क्या जेन्युइन है. हो सकता है कि वो आपने कुछ गलती की हो या आपकी कुछ कमी रह गई हो, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है. सेकेंड थिंग, किसने किया है वो क्रिटिसिज्म. क्या वो पर्सन आपको जानता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में कितना मायने रखता है, क्या वो पर्सन भी खुद भी एक लेवल पे है कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके या आपकी कमी निकाल सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर आर पीपल जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे आसपास, मेरे फैमिली में है, मेरे ग्रुप में है, मेरे प्रोफेशनल बिजनेस ग्रुप में है. वो जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो मुझसे पहले ही मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैम आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बाद में आपसे इसका फीडबैक लूँगा. देन आई लिसन वेरी केयरफुली विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, और बाद में वो ओपन माइंड से आके मुझसे पूछते हैं. तो अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं सजेशन दे देती हूँ. लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे सजेशन दे रहा है जो खुद ही किसी लेवल पे नहीं है, और मुझे अगर पता है कि इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तो मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके. तो उस पर्सन को ये देखना चाहिए कि क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है, वो किस लेवल पे है वो पर्सन, और क्या वास्तव में मुझसे कुछ गलती हुई. एक सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए. लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया है कि क्रिटिसिज्म
सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है तो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि येस देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर आगे काम कीजिए। इट्स वेरी गुड इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग यू, राइट, बिकॉज उससे आपको आपकी कमी पता चलती है, आप इम्प्रूव कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ आई हैंडल इट। एंड इट डिपेंड्स कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो अपने ऊपर। अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हो तो जैसा आपने कहा अभी, आप ग्रो आप करोगे। ग्रो कर जाओगे। यस, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो आप सोचोगे कि फाइन दिस इज व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव, एंड Right. नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करोगे। लेकिन Exactly. अगर आप उसको नेगेटिवली Negatively लोगे, तो आप अपना मॉरल डाउन और कर लोगे। मोरल डाउन कर लोगे, प्लस आप शट डाउन हो जाओगे। और जब भी आप Right. ये समझते हो कि आई एम द बेस्ट, मेरे अंदर कोई और स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का, मैं जो कर रही हूँ बेस्ट कर रही हूँ, सबसे अच्छा कर रही हूँ, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। Right. सो डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, अदरवाइज यू विल बिकम स्टैग्नेंट। एंड इनफैक्ट जो हम देखते हैं स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, हर तरह के लोग होते हैं। राइट, अगर हम सबकी बातें सुनने लग जाएंगे तो हम ग्रो ही करना बंद कर जाएंगे। True. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली कमेंट्स करने आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव ही रहते हैं। तो वो जब भी बात करेंगे तो नेगेटिव बात ही करेंगे, और वो हर जगह नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। तो वही मैंने बोला कि हमको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। बिल्कुल। राइट। सो आफ्टर मिसेस इंडिया या मिस इंडिया, अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को पोर्ट्रे करना है मिस वर्ल्ड के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ओके। जब आप अपनी कंट्री में होते हैं तो आपको अपना यहाँ का पूरा कल्चर पता होता है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं। Right. बट व्हेन यू वांट टू गो फॉर इंटरनेशनल लेवल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेशनल लेवल का कॉन्टेस्ट जीत लिया ऑलरेडी, एंड देन आई एनालाइज्ड, तो मुझे लगा कि येस आई विल रिक्वायर मोर टाइम टू प्रिपेयर राइट। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो आप डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ग्रूमर्स। तब आप ज़रूर से, ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ मिसेस सेंट्रल इंडिया एंड मिसेस इंडिया, आई डिडंट टेक एज सच कोई फॉर्मल ग्रूमिंग क्लासेस मैंने नहीं ली। बट आई फील कि अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो आई शुड गो फॉर सम क्लासेस, बिकॉज वहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज़ की जो कंटेस्टेंट्स आएंगी उनका एक लेवल होगा। सो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर, या एक कंटेस्टेंट को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, अपने वॉक पे, अपने पॉस्चर पे, बिकॉज वहाँ के जो पोजेस होते हैं, वहाँ के जो लेवल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो डिफरेंट लेवल के होते हैं। तो टेक सम ग्रूमिंग क्लासेस, फोकस ऑन द वे यू स्पीक, फोकस ऑन योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। उसमें सोशल कॉज से रिलेटेड भी आपके कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो आपके पास एक पर्पस भी होना चाहिए, पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। आपको अपने आसपास कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड येस, यू नीड टू टेक केयर अ लॉट ऑन योर ड्रेसिंग ऑल्सो। वहाँ पर आप जब जाते हैं तो 10 डेज के लिए आप जाते हैं, मतलब 10 डेज के आपके ड्रेसेस, everything should be, very particular. Yes, very particular, right from your accessories, right from your footwear to your jewelry to your whatever clutch you are going to carry, और किस तरीके की आपकी ड्रेसेस होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, उसमें आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कॉन्फिडेंटली। तो वो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक मेंटर और एक ग्रूमर के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, जो खुद इंटरनेशनल लेवल पे अक्लेम्ड हो, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाता है। और देयर आर एजेंसीज ऑल्सो, देयर आर एजेंसीज विच सेंड यू टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो उनको क्या होता है, इन एंड आउट उसका पता होता है, उसके डूज एंड डोंट्स पता होते हैं कि तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। यस, वो आपको, यस डेफिनेटली वो आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। आई हैव माई मेंटर्स अलॉन्ग विद मी, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर आई विल गो। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। हमने इतनी सारी प्रिपरेशंस के बारे में बातें करी, अगर व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल्स, कितना इन्वेस्टमेंट आता है इन सब चीज़ों में? देखिए, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है, बिकॉज फर्स्ट आप जब एक पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक उस पैजेंट की ग्रूमिंग फ़ी देनी होती है। देन यू हैव टू स्पेंड ऑन योर ड्रेसेस, देन यू हैव टू स्पेंड ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस। जो भी आप इतने समय से, लंबे समय से प्रिपेयर करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ लोगों को ग्रूमिंग क्लासेस की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, फिटनेस क्लास की ज़रूरत होती है, मेकअप, स्किन केयर एंड योर हील्स, योर एवरीथिंग। सो लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्लान करके, बजट करके करते हैं तो आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव करना है, आप एक रीजनेबल रेंज में जा करके भी उसको मैनेज कर सकते हैं। बट यस, एक इन्वेस्टमेंट तो होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट यस वो टोटली वर्थ इट है, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस प्रोसेस यू लव योर सेल्फ, you start taking care of yourself and you groom yourself, you become a better version of yourself. और कोई भी फीमेल
अगर इस तरीके की जर्नी पे आगे जाती है, तो जब वो अपने आप से प्यार करती है, तो वो आस-पास अपनी जो फैमिली है, उसको भी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि आई शुड गिव। एंड व्हेन शी गेट्स द सपोर्ट, व्हेन शी रीचेस टू सम लेवल, तो वो बहुत हैप्पी होती है। तो इट्स टोटली वर्थ इट। राइट। क्या इन सब के लिए स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती हैं? देखिए, इनिशियली तो स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती हैं आपको, बट येस, वंस यू वन द पैजेंट, उसके बाद आपको डेफिनेटली, आप कहीं भी किसी भी पब्लिक ओकेशन पे जाते हो, तो वहाँ जो ड्रेसेस हैं, बुटीक ड्रेस डिज़ाइनर्स, वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। देन व्हेन यू गो टू फैशन शो और समथिंग, तो देयर आर मेकअप आर्टिस्ट जो आपको सपोर्ट फ्री कर देते हैं। मेकअप सर्विसेज देते हैं, सो दैट उनका भी प्रमोशन हो आपके साथ साथ में। तो दिस हैपन्स वंस यू वन द पैजेंट। ओके। It goes for jewelry also, accessories also. बट इनिशियली हमको अपने पास से ही कमर्शियल्स का ध्यान रखना है, Yes, उसके बाद फिर वी कैन थिंक अबाउट इट। right, right. राइट। ओके, हमने बहुत सारी पर्सनल लेवल पे बात कर ली कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। Hmm. द मोमेंट आप पेजेंट में पहुंच जाते हैं, वहाँ क्या क्या होता है और कितने राउंड्स होते हैं जनरली? Okay. देखिए, जनरली जो स्टैंडर्ड पैजेंट होता है, उसमें आपको 3 या 4 दिन पहले वो ग्रूमिंग के लिए बुलाते हैं। ओके। तो उसमें ग्रूमिंग में दे गिव यू रैंप वॉक प्रैक्टिस, ओके। क्योंकि जनरली काफ़ी कुछ तो फीमेल्स पहले से ही करके आती हैं, जैसे स्किन केयर और डाइट और हेल्थ का ध्यान रख के, बट रैंप वॉक सबको नहीं आती है। राइट। सो एंड टू वॉक इन दोज हील्स, Right. सो रैंप वॉक प्रैक्टिस प्रॉपर आपके पूरे शो की कोरियोग्राफी होती है, आपको कैसे एंटर करना है ना, कहाँ टर्न करना है, इट शुड बी वेरी सिंक्रनाइज्ड, बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहिए स्टेज पे। तो आपकी रैंप वॉक की प्रैक्टिस होती है, आपको थोड़ा एक मेकअप भी सिखाया जाता है फॉर योर सेल्फ मेकअप। देन आपके फोटोशूट होता है वहाँ पे, उसी दिन आपको दे गिव यू अ फोटोशूट, उसके लिए आपका मेकअप होता है, हेयर होता है, ड्रेस होता है, तो दैट गिव्स यू अ फील ऑफ अ सेलिब्रिटी, फील ऑफ अ क्वीन। तो राइट। आप उस माइंडसेट में, उस फ्रेम ऑफ माइंड में आते हो, ये होता है। देन दे गिव यू सेशंस ऑन इंट्रोडक्शन, ओके। दैट हाउ यू शुड स्पीक योर इंट्रोडक्शन। आप एक बेसिक रॉ इंट्रोडक्शन तो प्रिपेयर करके जाते हो, उसको वो थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, थोड़ा सा कहीं रिदमिक कर देते हैं, कोई थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स, तो इतने लोगों का सुनेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड में कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए आंसर करने के लिए, आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे बोलेंगे, कितना बोलना है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोलना है, बैलेंस्ड बोलना है, तो दे गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ओके। तो ये सब होता है इन 4 दिनों में। ओके। इससे जो सिलेक्शन राउंड्स होते हैं वो कितने होते हैं जनरली? देखिए, फर्स्ट तो होता है आपका ऑडिशंस, ऑडिशंस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपका ग्रैंड फिनाले वाले दिन फर्स्ट राउंड जो होता है आपका रैंप वॉक। ओके। जनरली ये ट्रेडिशनल राउंड होता है, ट्रेडिशनल अटायर में आप रैंप वॉक करते हो, तो आपका स्टेज प्रेजेंस कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपने रैंप वॉक कितने ग्रेसफुली की है, आपके उस वक्त फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। फिर सेकेंड राउंड होता है आपका इंट्रोडक्शन राउंड। ओके। सो इसमें आपकी टेस्ट होता है अगेन कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन, द वे यू आर स्पीकिंग, इंट्रोडक्शन राउंड। फिर आपका थर्ड राउंड जो होता है, उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, लाइक फाइनलिस्ट, टॉप 8 और समथिंग, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कंटेस्टेंट्स, टॉप 5। फिर होता है आपका क्वेश्चन आंसर राउंड। तो क्वेश्चन आंसर राउंड में इज द फाइनल राउंड, और ये Okay. होता है आपका गाउन राउंड हो जाता है, ओके। जिसमें आपकी क्राउनिंग होती है। ओके। तो ये मेजर राउंड्स होते हैं। Okay. जनरली स्टैंडर्ड यही राउंड्स होते हैं। ओके, सो फाइनली अगर आप पेजेंट को क्रैक कर लेते हैं, हम्म। आप क्राउन और मेडल जीत लेते हैं, उसके बाद आपके करियर में क्या चेंजेस आते हैं और आपके करियर, आपका फ्यूचर क्या होता है? राइट। देखिए, सबसे पहले तो आप पॉपुलर हो जाते हो, राइट, यू गेट अ लॉट ऑफ फेम, नेम, एंड यू गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन कि यू हैव वन मिसेस इंडिया और मिसेस जहाँ पे भी आप हैं, मध्य प्रदेश है या सेंट्रल इंडिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द पॉपुलैरिटी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पॉपुलैरिटी को, उस फेम को कैसे एनकैश करते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपको बड़े ब्रांड्स के फोटोशूट्स मिलते हैं फॉर देयर ब्रांड प्रमोशंस। देन देर आर लोकल ब्रांड्स, जिस सिटी के आप बिलोंग करते हो उनके जैसे ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल बुटीक ओनर्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, ज्वेलरी है, एंड देन आपका मेकअप है, तो उसके लिए आपके प्रमोशन के लिए आपको कॉल्स आते हैं, आप वो प्रमोट कर सकते हो। कोलैबोरेशंस मिलने लग जाते हैं। कोलैबोरेशंस आपको मिलने लग जाते हैं, पेड कोलैबोरेशंस भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल एंड योर टाइटल एंड योर पर्सनालिटी। ओके। देन नेक्स्ट इज यू आर इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट इन द इवेंट्स, तो वहाँ से आपका एक रेपुटेशन बिल्डिंग स्टार्ट होती है। अगेन वो फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, वो Okay. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हो फर्दर। राइट। Then you get the opportunities to be as a jury in various competitions. And then comes the advertisements.
then you have like hoardings, advertisements in terms of print media or electronic media. इवेंचुअली आजकल बहुत सारे सीरीज हैं, OTT सीरीज हैं, उस पे वहाँ पे भी आपको आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. राइट फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, यस, एज अ रनवे मॉडल यू कैन एस्टैब्लिश योर करियर. देयर आर लॉट ऑफ फैशन शोज, इसको लेके बहुत अवेयरनेस आ गई है. तो ये बहुत सारी है. प्लस इफ यू हैव अ नैग ऑफ गोइंग इनटू पैजेंट ट्रेनिंग, तो आप पैजेंट इंडस्ट्री के ब्यूटी क्वीन की एज अ मेंटर, एज अ ग्रूमर भी बन सकते हो. राइट. सो देयर आर एन नंबर ऑफ Yes. अपॉर्चुनिटीज, डिपेंड्स कि आप किस चीज को कैसे इनकैश कर रहे हैं. राइट. राइट. ओके. लास्टली एंड अ बिग क्वेश्चन, इस इंडस्ट्री का डार्क साइड क्या है? क्या सच में जैसे एक फैशन मूवी आई थी और हम्म. उसमें सब चीजें दिखाई गई थी, क्या सच में वो रियल लाइफ में भी होती हैं? देखिए, आई एम ब्लेस्ड. आई डिडंट फेस सच काइंड ऑफ अ थिंग, बट येस, व्हाट आई फेस्ड आई विल टेल यू. जब आप एक पैजेंट इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में होते हो, आप बहुत ही फैशनेबल ग्लैमरस कपड़े पहनते हो, तो एक एक मिथ रहता है, कहीं ना कहीं आपको उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है. कुछ जगह आपको देयर इज अ दिस टैग कि दैट शी माइट बी अवेलेबल, इस तरीके की नज़र से देखा जाता है. बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी, योर ऑरा, कि आप उसको डील कैसे करते हो. वो आप नॉर्मल सोसाइटी में भी आपके साथ हो सकता है. आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे भी आपके साथ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं. तो इट फाइनली डिपेंड्स कि आप उसको डील कैसे करते हो, आपके प्रेफरेंस क्या है लाइफ में, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप कितना उसमें आगे बढ़ना चाहते हो. इट्स टोटली अप टू यू. So, being a trainer, being a motivational speaker, it has already given a lot of respect to me. So that is reflected in my aura. So nobody has dared to, approach me in that manner. That's why I said that I'm blessed. But I have seen girls being taken for granted at times. बट अगेन आप अपनी पर्सनालिटी की ग्रेविटी से उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजर्स ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस पैजेंट में मैं गई थी, वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स और उनके जितने मेंटर्स हैं, सब फीमेल्स थे. ओके. So there was a level of comfort. Plus, they were very protective about their contestants because photographers were there who were male members. But then nothing indecent happened in those 4 days because of the strictness of the ऑर्गेनाइजर्स. तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजर्स कितने स्टैंडर्ड लेवल पे हैं, वो आपको कैसा होटल दे रहे हैं रुकने के लिए. आर पैजेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, मिसेस इंडिया पैजेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन हयात पुणे. ओके. So that's a level. Similarly here, Mrs. Central India was organized in Radisson. तो एक क्लास होटल है. तो इन सब चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि Right. आप किन लोगों के साथ हो. इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप. अगर टॉप में पर्सन जो है वो करप्ट है, तो वैसी ही फीलिंग रहेगी. बट Exactly. अगर वो लोग एथिकल हैं, आपके साथ प्रोटेक्टिव हैं, दे केयर फॉर योर रिस्पेक्ट, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी. राइट. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ऐसा होता है. आप किसी भी प्रोफेशनल ऑफिस में जाइए, वो कहीं भी आपके साथ हो सकता है. बट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वे यू टैकल इट. ओके. जो चीज़ अभी आपने शेयर करा, इसके अलावा भी इसका कोई बैड साइड है या और अगर मैं एक साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अगर आप जब विनर बनते हो, तो आपको एक नेम, फेम और पॉपुलैरिटी की एक स्टारडम की आदत हो जाती है कि आप जा रहे हो, लोग आपको पूछ रहे हैं, हर जगह आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं. तो और अगर वो चीज़ डिम हो जाती है, तो साइकोलॉजिकली वो कहीं आपको अफेक्ट कर सकती है. फोमो हो सकता है आपको, थोड़ा डिप्रेशन आ सकता है इफ़ यू आर नॉट एबल टू डील विद दैट पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली. ओके. ये हो सकता है. तो ऐसे में अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखा जाए? वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो योर रियल सेल्फ. आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री में मैं कितने समय तक सर्वाइव कर सकती हूँ. देखिए, एज इज़ नो लिमिट दीज डेज. राइट. व्हेन आई वाज अ पार्टिसिपेंट, देयर वाज द लेडी ऑफ 65 years also who Okay. participated, and she was the runner up. She was in the elite category. Age wise categories होती हैं इसकी. So she was runner up in that category, elite category, 60 plus के लिए जो होती है. तो there are lot of brand promotions, lot of shoots, lot of agencies who are hiring elderly ladies also for the particular brands. राइट. तो दैट इज़ नॉट एन इशू. बट येस, उसको डील कैसे करना है, उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है. एज यू सेड, यू शुड नो योर रियल सेल्फ,
कि मैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने समय तक टिकी रह सकती हूँ, या मुझे अपने आप को अपडेट करने के लिए और क्या करना चाहिए, कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि अगर बाई चांस मेरे पास आज शूट्स नहीं है तो मेरे पास देयर इज समथिंग टू रिलाई ऑन राइट। बैकअप प्लान। सो इस तरह से अगर आप प्लान करके चलते हैं तो फिर आप ये प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं। ओके। आप कोई ऐसा एक मैसेज देना चाहती हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स पैजेंट में जाना चाह रहे हैं, हम्म। उनके लिए कोई एक मैसेज? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ। ओके। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने आप के बारे में अवेयर हो जाइए, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसका एनालिसिस कीजिए कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय पॉजिटिव पॉइंट्स थ्रू विच आई कैन गो अहेड। आइडेंटिफाई योर लिमिटेशंस, उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर, अपने मेंटल प्रेजेंस के ऊपर, अपनी मेंटल लेवल के ऊपर। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। हम ऐसे सोचते हैं कि कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो करें या नहीं पाएगा। करें? यस, तो वो जो कभी सेल्फ डाउट आते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो दूसरा स्टेप अपने आप उठ जाता है, एंड देन यू कंटिन्यू। सो जस्ट जंप इन इफ यू रियली वांट टू डू इट। बाद में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। लेटर ऑन व्हेन यू बिकम ओल्ड एंड रिलैक्स, तो शायद And- काश उस समय कर लिया होता। yes, so don't die with regrets, die Right. empty. I would say die empty. That means आपने अपना जो bucket list है उसको पूरा empty कर दिया है कि Right. मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. So it's not about just the pageant, it's about going on solo trip or trekking or whatever. राइट, Just do it and die empty. एग्जैक्टली। आई टोटली बाय योर पॉइंट। हम सब ये कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करते हैं, और हम हमेशा एक एग्जैक्ट फेवरेबल टाइम की उसमें घूमते रहते हैं कि हाँ जब टाइम आएगा तब ये करेंगे, और ट्रस्ट में वो टाइम कभी आता नहीं है। As soon as you get the opportunity, just grab it. राइट, Don't wait for the right time, I must say. Because Yes. even I was not sure. But, somehow when I took the first step, I just reached on the level. बट यू आर टोटली ब्लेस्ड। आपके पास इतनी सपोर्टिव फैमिली थे। Yes. बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, राइट। बट जैसे कि आपने बताया कि किस इन सब चीज़ों को किस तरह से डील कर सकते हैं, तो वो सब हमारे पॉडकास्ट में आप देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑन इन ब्रिंगिंग दीज पॉइंट्स, जो कि बहुत छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। Mhm. सो थैंक यू वेरी मच। Pleasure. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करी, बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपने बातें शेयर करी, जो कि मुझे ऐसे लगता है कोई भी पैजेंट में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you so much for having me. थैंक यू।